वो इंतहाई गुस्से से कहता कमरे का दरवाज़ा खोलकर रोयाम के पास आया, जो शायद इंजेक्शन के ज़ेर असर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। उसने बहुत नरमी और आहिस्तगी से उसके हाथ से ड्रिप उतारकर उसे अपनी बाहों में उठाया। सर, बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे का कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला। रूह मासूमा को फ़ोन करो, उसे कहो कि वापस आने की ज़रूरत नहीं है। लैला को फ़ोन करके कहो कि वो इटली चली जाए। वो रोयाम को उठाकर रूह से कहने लगा। कमरे से बाहर निकला तो दुरुक सामने से ही नज़र आया। कर लो कोशिश जितनी करनी है, लेकिन तुम्हारा बच्चा महफूज तभी होगा जब उसकी रगों में एक कातिल का खून दौड़ेगा। और ऐसा तभी होगा जब यारम काज़मी मेरे पैरों पर झुक कर अपने बेटे के लिए भीख मांगेगा। झुक जाओ यारम, हो सकता है कि इस बार अल्लाह भी यही चाहता हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें अपना गरूर तोड़ देना चाहिए। वो कहते हुए उसके करीब से गुजर चुका था। रूह ने उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन यारम उसका हाथ थाम चुका था। वो जानता था कि वो उसके सामने भीख मांगेगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए हर हद पार कर जाएगी। लेकिन यारम ना तो खुद झुकने को तैयार था और ना ही वो अपनी बीवी को ऐसे बेहिस और पत्थर दिल इंसान के सामने झुकने दे सकता था, जिसे अपनी ही बहन के बच्चे से इसलिए ज़िद थी क्योंकि वो यारम को झुकाना चाहता था। वो यारम को लेकर वापस घर आ गया। इस वक्त वो शोनू के साथ अपने खेल में मसरूफ़ था। रो कमरे में बैठी रो रही थी। यारम ने समझाने की बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन बेटे की जुदाई के डर ने उसे कुछ भी समझने ना दिया। उसे पता था तो सिर्फ़ इतना कि अगर रोयाम का ऑपरेशन ना हुआ तो नहीं बचेगा, और जितना हसन ने उन्हें बताया था कि उसके मुताबिक रोयाम का ऑपरेशन दिन-ब-दिन लेट होता जा रहा था और ख़तरात बढ़ते जा रहे थे। दरकशम ने आज अ, जब इंकशाफ किया कि वो उसका भाई है, उसके दिल में उसके लिए किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं जागी थी। उसके दिल ने या दिमाग ने उससे नफ़रत नहीं की थी। हाँ, वो उसके बाप का कातिल था। हाँ, उस शख्स की वजह से आज वो यतीम थी, लेकिन हकीकत से बेखबर तो ना थी। वो जानती थी कि उसका बाप किस किस्म का इंसान था। न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी उस शख्स ने, लेकिन आज वो जिस तरह से दरकशम से नफ़रत नहीं कर पाई थी, इसी तरह इतने सालों से उसने कभी अपने बाप से नफ़रत भी नहीं की थी। उसकी हकीकत जानने के बावजूद भी नहीं, वो उससे नफ़रत नहीं करती थी। शायद कहीं न कहीं ये एहसास ज़िंदा था कि वो शख्स इसका बाप है, जिससे नफ़रत करने की इजाज़त उसे कुदरत नहीं देती। लेकिन उसका बच्चा अपने बच्चे का क्या करती, जिसकी सेहत दिन-ब-दिन से गिरती जा रही थी। अगर दरकशम ने खून ना दिया तो उसका बेटा ज़िंदा नहीं बचेगा, और इतनी मनतो मुरादों के बाद पाई हुई औलाद को खो नहीं सकती थी, और ना ही रोयाम को खोने की हिम्मत उसमें थी। कब से रोयाम यारम तो कब से रोयाम को देख रहा था, जो बाहर लॉन में छोटे से बाल्टी के ढक्कन में पानी भरकर शोनू पर डालकर उसे नहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जबकि डायलॉग्स वही सारे थे जो रूह उसे नहलाते हुए दोहराती थी। मैला बत्ता गंदा हो गया है, मेरा बच्चा गंदा हो गया है। मैं अभी अपने बच्चे को नहलाऊंगा और फिर इसे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाऊंगा। फिर मेरा बच्चा इतना प्यारा लगेगा। वो मुसलसल बोलते हुए अपने काम में मसरूफ़ था। वो मुसलसल उसे बोलते हुए सुन रहा था, जबकि शोनू बिल्कुल सीरियस उसके साथ अपने काम में मदद करते हुए नहा रहा था। वो शोनू को उसका ख़याल रखने का इशारा करता खुद कमरे में आया तो रूह को बेड पर लेटे हुए पाया। वो उससे नाराज़ तो नहीं थी, लेकिन अभी उससे बात भी नहीं कर रही थी। वो खामोशी से सीढ़ियाँ तय करता ऊपर चला आया। उसे याद था, वो सबको रास्ते से हटाकर खुद डॉन बन चुका था, कोई भी नहीं बचा था। सबने उसे डॉन के तौर पर कबूल कर लिया था, और जिसने नहीं किया उसे रास्ते से डेविल ने वक्त ना लगाया, और फिर सबको कबूल करना पड़ा। वो जल्द ही अंडरवर्ल्ड पर छा गया, हर कोई उसे ही किंग मानने लगा। उसने अपना एक अलग भरोसेमंद गैंग तैयार किया। जब उसे खबर मिली कि ईरान से कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती एक क्लब में लाया गया है, उसे वहां पहुंचे हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था जब शारिफ की उम्र का एक लड़का उसके पास आया और एक पेपर उसको दिया और कहा कि मिस्टर पर डॉन, मेरा एहसान याद रखना। उसने इशारा स्टेज पर नाचती लड़की की तरफ करके चला गया। उस पेपर पर लिखा था, मैं एक कंप्यूटर वर्कर हूँ, मेरा नाम उम्मे लैला है, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। आपको जानती तो नहीं, लेकिन सुना है आप सबकी मदद करते हैं। डेविल ने एक नज़र उसे देखा, और अगले ही लम्हे सिद्दीक, खिज़र और शारिफ ने इन सब पर हमला करके सब लड़कियां बाजियाब करवा लीं। उस लड़के ने उनकी बहुत मदद की थी वहां से लड़कियां निकलकर सेफ जगह ले जाने में। लैला का आगे पीछे कोई न था तो यारम ने उसे अपने साथ रख लिया। तब वजह उसका काम करने का अंदाज था, लेकिन बाद में वजह खिज़र बन गया। लेकिन लैला उनकी टीम का सबसे अहम हिस्सा था।
सिद्दीक के मरने के बाद लैला ने सिद्दीक का सारा काम अपने सर ले लिया। इस वक़्त किसी ने गौर ना किया, लेकिन वो लड़का उन पर एहसान कर चुका था। दूसरी बार उससे मुलाकात सऊदीया में हुई थी। डेविड उसे पहले ही नज़र में पहचान गया। उसने सट्टा खेला था, लेकिन उसे जीतते ही सज़ा मिली। उस पर बेईमानी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। डेविड ने उसे वहाँ से बचाया था और कहा था, आज मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। उनकी अगली मुलाकात दुबई की एक और क्लब में हुई थी। यहाँ कुछ लोगों ने यारम की ड्रिंक में जहर मिला दिया था, लेकिन वक्त रहते उसने उसे बता दिया कि ड्रिंक में जहर है, और साथ ये भी कह दिया कि मुबारक हो, एक और एहसान कर दिया तुम पर, इसे कब उतारोगे। यारम को उसका ये मगरूर अंदाज बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसका ये एहसान उसने उसी क्लब में उतार दिया जब उसी गैंग के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर भी खत्म ना हुई थी। यारों को पता चला था कि ये लड़का विक्रम बहा के लिए काम करता है। विक्रम बहा के साथ उसके हमेशा से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये लड़का उसे पहले दिन से ही पसंद ना था। उसने विक्रम बहा को भी ये बात बता दी, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि काली जुबान का लड़का है, सिट्टा खेलता है और उन्हें अमीर कर रहा है। यारम को जुए से हमेशा से नफरत थी, और अब उसे ऐसी ही नफरत उस लड़के से भी होती जा रही थी, जो हर बार उसके रास्ते में आ जाता। आखिर वो उसे चाहता क्या था? वो नोट करता था, वो हमेशा उसके आस-पास रहता था। यारम पर जब भी कोई मुसीबत आई, वो उसे बचाने के लिए हर वक़्त तैयार रहता। अमेरिका के एक इलाके में जंगलों के बीच काम के दौरान यारम बहुत बुरी तरह से फँस गया था। यहाँ तक कि वही जंगल के दौरान उसे बेहोश करके एक कुर्सी पर बिठाकर उस जगह को आग लगाकर दुश्मन भाग गए थे। यारम को होश आया तो उसे हर तरफ सिवाय उस आदमी की और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और तब ये शख्स उसे बचाने आया था, लेकिन शर्त ये थी कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहता है तो उससे अपनी ज़िंदगी की भीख माँगे। लेकिन यारम ने ऐसा ना किया, तो वो उसके सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि वो एक बार उसे झुके हुए देखना चाहता है। सिर्फ़ एक बार देखना चाहता है कि ये शख्स आँखों में आँसू लिए सर झुकाकर भीख माँगता कैसा लगता है। हज़ार कोशिशों के बावजूद भी यारम ना माना, तो वो उसे छोड़कर जाने लगा। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा था कि आग से जला हुआ प्लेयर उसी के ऊपर आ गया। यारम ने उस दिन बहुत मुश्किल से अपनी और उसकी जान बचाई थी। उसे अस्पताल के बेड पर फेंकने के बाद यारम उसे बताना नहीं भूला था कि ये एहसान है तुम पर, और चुकाना ज़रूर। तुम मुझसे मेरी जान की भीख मँगवाना चाहते थे। खुद बेड पर पड़े हो। एहसान किया है मैंने तुम पर तुम्हारी जान बचाकर। एक दिन आएगा यारम डेविल काज़मी, मैं तुम्हें अपने कदमों में झुकाऊँगा। तुम भीख माँगोगे मुझसे। वो चला गया था। यारम काज़मी मर जाएगा, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। मैं एक बादशाह हूँ। बादशाह भी भीख देता है, लेता नहीं। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें भीख मैं दे दी। वो मगरूर नहीं था, लेकिन उस शख्स के अल्फ़ाज़ ने उसे ऐसा कहने पर मजबूर किया था। यारम ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अल्फ़ाज़ उसकी ज़िद बन जाएँगे। फिर ये लड़का कहीं गायब हो गया। कहा गया वो कभी इससे दोबारा नहीं मिला। कितने साल गुज़र गए, वो तो उसकी ज़ात को भी भुला चुका था। फिर रूह उसकी ज़िंदगी में आई, और उसकी आँखों ने उसे एक बार फिर से उस लड़के को याद करने पर मजबूर कर दिया। वो कब रूह से मोहब्बत करने लगा, कब वो उसकी ज़िंदगी बन गई, वो खुद भी नहीं जानता था। हाँ, लेकिन हकीकत यही थी कि वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार था। रूह के साथ शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने लगा था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। अब तो उसकी ज़िंदगी में दरकशम कयूम खलील नामी किसी शख्स की कोई जगह ना थी। लेकिन उसके वहम-ओ-गुमान में भी ना था कि वो शख्स आज भी अपने अल्फ़ाज़ और ज़िद पर कायम है। वो आज भी उसे झुकाना चाहता है। उसे भीख माँगते देखने की ज़िद आज भी उसके दिलो-दिमाग में बसी हुई है। रूह जाके उससे नाराज़ होकर पाकिस्तान चली गई, और राशिद ने उसे अगवा कर लिया, तो उसे बिल्कुल भी याद ना था कि उसे फ़ोन करने वाला दुरुक हो सकता है, लेकिन वो दुरुक ही था। वो रूह को बचाकर वापस ले आया, और एक बार फिर से उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था। जब वो दोनों हनीमून पर गए, तो एक बार फिर से वो शख्स उसके सामने आ गया। उसे पता चल चुका था कि वो उस दिन उसे फ़ोन करने वाला यही था। सिर्फ़ उसकी आवाज़ सुनकर वो पहचान चुका था। उसकी आवाज़ भी पहले से बदल चुकी थी। लेकिन फिर भी यारम उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचान गया था। रेस के दौरान ही उसने उसे बता दिया था कि उसकी ज़ात पर किया गया एहसान वो सूद समेत वापस कर चुका है, क्योंकि अगर वो उस रात यारम को फ़ोन ना करता तो वो मर जाती, और अगर रूह को कुछ हो जाता तो यकीनन यारम भी ज़िंदा ना रहता। तो उसकी जान बचाने का एहसान वो यारम की जान बचाकर सूद समेत लौटा चुका था। उसके बाद कि यारम ने उसके बारे में जानना शुरू किया था, वो उसकी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा था। एक आम सा लड़का
जिसकी इसकी ज़िंदगी में कोई जगह ना थी, वो बार-बार उसके सामने आ रहा था। लेकिन ये क्यों उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तब उसे पता चला कि रूह के साथ उसका कोई न कोई कनेक्शन है। लेकिन ये जानकर उसे हैरानगी हुई थी कि वो रूह का सौतेला भाई है। सौतेला भी नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उसका ताल्लुक कोठे वाली से था कि जिसको कोठे पर लाने वाला भी कय्यूम खलील खुद ही था। दुरूक उसी कोठे वाले की औलाद था। ये जानकर उसे बहुत अफ़सोस हुआ था। वो कय्यूम खलील का नाजायज़ बेटा था। रूह के साथ उसके कोई दिली जज़्बात ना थे। बस इतना पता था कि जब वो कोठे वाली अपनी ज़िंदगी से हार हारने वाली थी, तब वो अपने एक बेटे को कय्यूम की दूसरी बीवी यानी रूह की माँ के पास ले आई थी और उसे बताया था कि वो भी कय्यूम की औलाद है, लेकिन नाजायज़। कय्यूम ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन नूर ने हार ना मानी। वो इस 7 साला बच्चे के लिए अपने शौहर के सामने डट गई। उसमें लड़ने-झगड़ने की हिम्मत ना थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए वो अपने शौहर के खिलाफ़ गई और उसे अपने ही घर पर रख लिया। कय्यूम खिज़र को कुछ नहीं कहता था क्योंकि खिज़र अपना काम करता था, अपना खाता था, वो दिहाड़ी लगाए या मज़दूरी करे। लेकिन अपनी बहन के शौहर से उसने कभी कुछ नहीं माँगा था। खिज़र के वजूद से उसे कोई लेना-देना ना था। लेकिन दरकशम उसी का खाता था और यही चीज़ उसे पसंद नहीं थी। पहले तो दुरूग को अपनी औलाद तस्लीम ही नहीं करता था, तो फिर वो उसका खर्चा क्यों उठाता? एक दिन वो नूर से लड़ झगड़ कर दुरूग को अपने साथ ले गया और वहाँ 700 रुपये में उसे बेच आया। नूर को जब ये पता चला तो उसे बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन शौहर के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वो भी तब जब उसके अपने पेट में रूह का वजूद आ रहा था। एक रात उसकी खिड़की पर दस्तक हुई तो वो बारिश में भीगती बाहर निकली। सामने ही दुरूग खून में लथपथ बुरी हालत में मार खाए हुए था। वो उसे लेकर फ़ौरन ही कमरे में आ गई। कय्यूम इन दिनों अपनी पहली बीवी से मिलने गया हुआ था। नूर ने उसकी देखभाल की, उसके का बहुत ख़्याल रखा। "जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं भी तुम्हारा बहुत ख़्याल रखूँगा," उसने वादा किया था। "नहीं, तुम मेरा ख़्याल मत रखना, तुम अपनी बहन का ख़्याल रखना," नूर ने कहा था। उसने फ़ौरन नफ़ी में ज़ाहिर लाया। "नहीं, मैं गंदे नाले का कीड़ा हूँ, मेरा कोई नामो-निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन हो सकती है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत लड़ी हो, बहुत कुछ सहा है तुमने। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर पाया ज़रूर करूँगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?" 7-8 साल का वो बच्चा जो वक़्त से बहुत पहले बड़ा हो गया था। "बस मेरी रूह का ख़्याल रखना," उसकी बात पर अफ़सोस करते हुए नूर ये अल्फ़ाज़ कहे थे। वक़्त गुज़र गया, कयूम उसे मार-पीट कर दोबारा वहीं छोड़ आया। नूर के यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसे जन्म देते हुए वो दुनिया छोड़ गई। कयूम बेटी को लेकर अपनी पहली बीवी के पास चला आया। तंज़ीम ने उसे कबूल करने से मना कर दिया, लेकिन कयूम को कहाँ पर वाक़ई थी कि वो तो उसे अपनी बीवी के पास छोड़कर एक बार फिर से अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हो गया। तो रुख पास नहीं जाता था, लेकिन हमेशा रूह को दूर-दूर से देखता रहता। वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसका बाप कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता था। मोहल्ले में रहने वाले स्कूल टीचर के घर ज़बरदस्ती घुसकर उसने उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में गुस्से में आकर दुरूक ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसे दोबारा साल तक जेल में रहना पड़ा। वो कौन था, क्या था? रूह तो बिल्कुल ही उसकी ज़ात से अनजान थी, लेकिन वो उसे जानता था, हमेशा उसके आस-पास रहता था। उसकी हर मुसीबत में उसके साथ-साथ रहता था। लेकिन वजह उसकी मोहब्बत नहीं, बल्कि वो एहसान था, जो नूर ने उस पर किया था। वो एक कमज़ोर-सी लड़की थी, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन वो कुछ भी किसी भी शख़्स का उसकी ज़ात पर किया गया पहला एहसान था, जिसे वो आखिरी साँस तक चुकाना चाहता था। यारम को कभी नहीं लगा था कि वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में उसने उस पर एक और एहसान किया था, उसकी जान बचाकर, जिसके बदले में यारम ने उसे जेल से छुड़ाकर उसका एहसान उतार दिया था। लेकिन अब बात एहसान पर नहीं बल्कि ज़िद पर उतर आई थी, वो ज़िद जो वो उसे 10 साल पहले ही लगा चुका था। वो उसे झुका हुआ देखना चाहता था, भीख माँगते देखना चाहता था। यारम अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, वो जानता था। इसलिए अपनी ज़िद पूरी करने के लिए उसने उसके बेटे का सहारा ले लिया था। उसे रूह से कोई मतलब नहीं था, वो कभी भी उसके लिए किसी किस्म की कोई फ़ीलिंग नहीं रखता था और ना ही खुद से जुड़े उसके ताल्लुक को कबूल करता था। वो अपने आप को नाजायज़ औलाद कहता ही नहीं, मानता भी था। वो नाजायज़ का कोई नहीं होता और उसका भी कोई नहीं था। उसे अपने इर्द-गिर्द एक होल खींच रखा था, दुनिया उसे हार्टलेस कहती थी। पौने 12 बजे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने ही लगा था जब अचानक किसी ने उसके सर पर हमला कर दिया। वो उस शख्स को देख नहीं पाया था, लेकिन हमला इतना खतरनाक था कि उससे दोबारा आंखें भी ना खोली गईं।
वो वहीं ज़मीन पर बेहोश हो गया और कोई उसे गाड़ी में डालकर न जाने कहाँ लेकर आया। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ पाया था और अब वो उसे कब से चिल्लाया जा रहा था, उसे कौन लाया? उसे यहाँ क्यों बाँध कर रखा गया है? लेकिन कोई जवाब ना मिला। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हो गया कि उसकी चीखने चिल्लाने के का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं। ये उसके मुँह पर पड़ने वाला तीसरा पंच था, नाज़ुक हाथ का पंच। फिर भी उसके मुँह पर इतनी शिद्दत से लग रहा था कि ना चाहते हुए भी वो उसका दर्द अंदर तक महसूस कर रहा था। क्या बोला तूने? तू मेरे रोयाम को बोन मैरो नहीं देगा? ऐसे कौन से आसमान से उतरा है, जो तू ते ते यारम तेरे सामने झुककर तुझसे अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख माँगे? लैला एक और पंच उसके मुँह पर मारती उसके गाल को ज़ख्मी कर चुकी थी। काँटों से बना हुआ ये हाथ का ग्लव उसके मुँह पर ज़ख्म करता जा रहा था। मतलब ये तरीका निकाला है तुम लोगों ने मुझसे बोन मैरो लेने का? कमज़र्फ़ निकला यारम काज़मी, बेचारे को यही रास्ता मिला, अपने बेटे की जान बचाने का। क्या ये औकात है दुबई के डॉन की? वो अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर उनका मज़ाक उड़ाते हुए बोला तो शारिफ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसके पेट में दे मारा। यारम को तो इस बारे में पता ही नहीं है, ये तो हमने किया है, लेकिन एक बात तुझे बता दें, यारम कभी भी तुझ जैसे शख्स से रोयाम की ज़िंदगी की भीख नहीं माँगेगा। क्यों? वो हँसते हुए वजह पूछ रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। क्योंकि तू खुदा नहीं इंसान है। खिज़र पीछे से उसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला तो वो कहकहा लगा उठा। अरे मामू जान आप? नहीं आप ऐसा भी कौन सी क़यामत आ गई? मैं तो सिर्फ़ उस शख्स का ईमान चेक कर रहा हूँ। और डिटाई से बोला तू कौन होता है किसी का ईमान देखने वाला? शारिफ को गुस्सा आया। और तुम लोग कौन होते हो मुझसे ज़बरदस्ती बोन मैरो लेने वाले? अरे तुम लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मना सको। किडनैप करके ज़बरदस्ती लाकर इस कुर्सी पर बिठाकर। तुम लोगों को ये लगता है कि मैं मान जाऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और कोई भी कानून मुझसे ज़बरदस्ती बोन मैरो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। वो तो तुझे अभी यारम आकर बताएगा कि वो क्या करवा सकता है और क्या नहीं। बोन मैरो तो तुझे देना होगा बेटा, क्योंकि यहाँ सवाल हमारे रोयाम की ज़िंदगी का है। शारिफ ने गुस्से से कहते हुए उसकी रस्सी मज़ीद कस दी और अब वो लोग यारम का इंतज़ार कर रहे थे। आधा काम तो वो लोग उसे यहाँ लाकर सरअंजाम दे ही चुके थे। अब बस यारम के आने की देर थी और फिर यकीनन इस शख्स ने उनके सामने यारम से अपनी ज़िंदगी की भीख माँगनी थी, जो यारम को झुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या हो गया है? तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? वो रूम में दाखिल होते ही कुर्सी पर बैठे उस शख्स को देख लिया था। उसके अल्फाज मुँह में ही रह गए। क्योंकि जीजा जी, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको यूँ बाँध कर क्यों रखा है? ये इसके मुँह पर ज़ख्म के निशान क्यों हैं? वो इन तीनों को घूरते हुए बोला, हम इसे यहाँ किडनैप करके लाए हैं। रोयाम की जान बचाने के लिए। बकवास कर रहा था, इसीलिए हमसे मार खाई है इसने। लैला गुस्से से बोली। हाँ, तुम्हारे ये चमचे मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हैं। इन्हें लगता है कि ये ज़बरदस्ती मुझसे रोयाम के लिए बोन मैरो ले लेंगे। अब बस यही औकात रह गई है तुम्हारी कि तुम ज़बरदस्ती मुझसे ये सब करवाओ। कोई सीधा रास्ता नहीं मिला, तो गन पॉइंट पर अपना काम निकलवा लो। तुम डॉन्स का तो ये रोज़ का मामूल होगा ना? उन्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की भीख माँगूँगा, वो भी तुमसे? मिस्टर यारम डेविल काज़मी, अगर तुम्हारा खुदा एक ही है, तो मेरा खुदा भी वही है। अगर तुम नहीं झुक सकते, तो झुक तो दरकशम कय्यूम खलील भी नहीं सकता। वैसे बहुत कम हिम्मत निकले तुम मुझे तो लग रहा था कि अभी तुम मुकाबला करोगे। लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हार मान के अपने हथकंडों पर उतर आए। खोलो उसने इधर की बातें नज़रअंदाज करते हुए फिर से कहा गुस्से भरे लहजे में कहा, लेकिन यार मैंने कहा खोलो इसे और ये सब कुछ करना बंद कर दो। अगर रोयाम के नसीब में ज़िंदगी लिखी हुई तो उसे मिल जाएगी। मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए ऐसे रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम ही मेरे बेटे को बहुत मेरे बोन मैरो देना हुआ तो अपनी मर्ज़ी से देना। उसका हुक्म ना मानने पर या फिर खुद ही उसकी रस्सी खोलने लगा। तुम जा सकते हो यहाँ से, जो तकलीफ़ हुई उसके लिए माज़रत। उसे खोलकर एक साइड पर हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें 10 मिनट का वक़्त देता हूँ। झुक जाओ यारम काज़मी, बेटा बच जाएगा तुम्हारा। वो एक बार फिर से हँसते हुए बोला तो यारम ने दरवाज़े की तरफ इशारा किया। यार बहुत अकड़ है तुम में, लेकिन तुम्हें झुकाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़्वाहिश है, जो मैं किसी भी हाल में पूरा करके रहूँगा। आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारा बेटा मौत के करीब जाएगा जाएगा ना, तब तुम्हारी अकड़
तो अकड़ भूल कर मुझसे भीख मांगने आओगे, ये याद रखना। दुरुक कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो परी का फ़ोन आ रहा था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन अटेंड किया और स्पीकर पर लगा दिया। दरकशन रूमी का ऑपरेशन हो गया? बेहद मासूम सी आवाज़ फ़ोन से आई। नहीं डार्लिंग, ऑपरेशन नहीं हो सका। वो क्या है ना, तुम्हारे बेबी के बाप में बहुत ज़्यादा अकड़ है। उसे अपने बेटे से ज़्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। वो हँसते हुए यारम को देखकर बोला, या अल्लाह कैसा बेहिस बाप है, अपने बेटे से ज़्यादा अपना गरूर अजीज़ है उसको। नफ़रत है मुझे ऐसे लोगों से। प्लीज़ उसकी बातों पर ध्यान ना दें। आप रूमी को बचाएँ। वो पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी जब दुरूक ने फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ सर्विस का थोड़ा मसला है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। उसने फ़ोन बंद करके एक बार फिर से पीछे खड़े इन चारों को देखा। वाक़ई सर्विस का बहुत ज़्यादा मसला है। बाहर जाके बात करता हूँ। वो बेहद ढटाई से यारम को आँख मारता वहाँ से बाहर निकल गया। कैसा बेगैरत इंसान है ये यारम, आज इसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं हम। सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। गो के वो तीनों गुस्से से आपस में बातें करने लगे, जबकि यारम के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी का ख़्याल था। लैला, मैंने तुम्हें अमेरिका जाने के लिए कहा था। इन्हें एक दूसरे से बहस करते देखकर यारम गुस्से से बोला, आज रात की फ्लाइट है, मैं चली जाऊंगी। उसे इतने गुस्से में देखकर लैला मिनमिनाई, जबकि खिजर और शारिफ भी खामोश हो चुके थे। रू मेरी है, वो जिद्दी अंदाज में बोला। चुप कर, रू मेरी है, वो फ्रूट्स काटते गुस्से से बोला। नहीं, मेरी है, मेरी है, मेरी है, वो भी मुकाबले पर उतरता पैर पटक कर बोला। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रहे हैं आप दोनों? रू बेडरूम में कब से रोयाम की बीमारी को लेकर परेशान थी। जब इनकी तेज आवाज सुनती किचन में दाखिल हुई। रू, बता दो अपने लाडले को कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरा हक है तुम पर, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो जिद्दी अंदाज में कहता हुआ उसे बिल्कुल अपने करीब लाया। रू बेबी, बता दो गंदे बाबा को, आप सिर्फ मेरी हो। रोयाम भी उसी के अंदाज में कहता रू का दूसरा हाथ थामे अपनी तरफ खींचने लगा। अबे और चूजे, तूने मेरी बीवी को बेबी क्यों बोला? यारम उसे घूरते हुए कहने लगा। मामा, मामा चूजे के बाबा को क्या बोलते हैं? उसने रू से सवाल किया। मुर्गा, रू ने नासमझी से जवाब दिया। अबे ओ मुर्गे, मेरी मामा मेरी बेबी है। रोयाम ने इतने स्टाइल से जवाब दिया था कि रू अपना हाथ मुंह पे रख कर ऐसी हंसी के यारम सिवाय घूरने की और कुछ न कर सका। पहले मुर्गा लफ्ज बोलना सीख अच्छे खासे इंसान को मुर्दा कर दिया। और मेरी बीवी तेरी तेरी बेबी नहीं हो सकती, वो सिर्फ तेरे बाबा की बेबी है। चल, अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से बोल के रू सिर्फ और सिर्फ यारम की है। रू की हंसी को नज़रअंदाज करता एक बार फिर से उससे मुखातिब हुआ। रू सिर्फ और सिर्फ रोयाम की है। वो फौरन जवाब लेकर हाजिर हुआ। रू ने बहुत प्यार से अपने मासूम बेटे को देखा था, जिस पर उसे आज हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। वो फौरन ही झुककर उसके दोनों गालों को चूम चुकी थी। रोयाम अपनी मामा से इतना प्यार करता है, मॉम भी अपने रोयाम से बहुत प्यार करती है। वो रोयाम को गोद में उठाकर बहुत प्यार से बोली, रोयाम का बाप भी तुमसे बहुत प्यार करता है। कभी इसे तो इस तरह से प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। यारम इन दोनों को की मोहब्बत पर जलकर बोला। यारम, शर्म करें, इतने बड़े हो चुके हैं और छोटे से बच्चे से जलते हैं। मासूम से बच्चे के साथ जिद नहीं लगाई जाती। मेरा मासूम सा प्यारा सा बच्चा। वो बेहद प्यार से उसकी बात संवारती, उसके गाल चूमती, उसे उठाकर अंदर ले गई। यारम मुंह बसूर कर इन दोनों के प्यार को देख रहा था और रोयाम उसके जलने पर खुश होते मजीद रूह से चिपक चिपक कर प्यार ले रहा था। इन दोनों के मंजर से हटते ही यारम ने अपना मुंह सीधा किया और कब से कंट्रोल की हुई अपनी हंसी को फिजा में मुंतकिल करता एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। और अब वो दोनों कमरे में एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो चुके थे, जैसे यारम नाम के किसी इंसान को जानते ही ना हो। थोड़ी ही देर में यारम कमरे में हाजिर था। रोयाम साहब, अगर आपको याद हो तो हम किचन में तुम्हारी माँ के लिए स्पेशल चॉकलेट फ्रूट सैलेड बना रहे थे। वो उसे घूरते हुए बोला तो रोयाम ने अपना नन्हा सा हाथ अपने नन्हे से माथे पर दे मारा। ओ, मैं तो भूल ही गया, मैं अपनी रू बेबी के लिए स्पेशल चॉकलेट फ्रूट सैलेड बना रहा था। मेरी रू बेबी बेबी सैड थी ना, उसको हैप्पी करने के लिए वो प्यार से रू के गालों पे हाथ रखता बेड से नीचे जंप करने लगा। उसकी उदासी उसका मासूम बच्चा भी नोट कर चुका था। यारम ने उसे कितना समझाया था, हमें रोयाम की हिम्मत बनना है, उसे ताकत देना है, यूं खुद हिम्मत हार कर नहीं बैठना। लेकिन वो हिम्मत हारने लगी थी।
ये एहसास ही उसके लिए जानलेवा था कि उसका बच्चा उससे जुदा होने वाला है। वो शख्स जो उसका रिश्ते में भाई लगता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेजा फ़ज़ूल सी ज़िद की खातिर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लेना चाहता था। लेकिन रूह यारम की हिम्मत की वो अपने शौहर को झुकने नहीं दे सकती थी। वो भी तब जब ज़िंदगी देने वाली ज़ात ऊपर वाली थी। वो क्यों दरकशम जैसे बेहिस इंसान से अपने बेटे की ज़िंदगी माँगते? अगर उसके नसीब में औलाद लिखी हुई तो रोयाम को कुछ नहीं होगा। कोई भी दुरुक आकर ये कहकर उन्हें बेबस नहीं कर सकता था कि तुम मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदगी दे दूँगा। घर आकर उसे यारम की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। रोयाम को देने वाली ज़ात अल्लाह की थी, तो उसकी जान बचाने वाली ज़ात भी अल्लाह की थी। उस अल्लाह से ज़्यादा और किसी पर भरोसा नहीं था और किसी और से ज़िंदगी की भीख माँगना शिर्क था। वो अल्लाह पर यकीन रखने वाले शिर्क नहीं कर सकते थे और दुरुक अगर बोन मैरो दे भी दे तो भी यारम की ज़िंदगी का फ़ैसला ऊपर वाली ज़ात ने करना था, किसी दरकशम कय्यूम खलील ने नहीं। अगर रोयाम के नसीब में ज़िंदगी हुई तो वो बिना किसी के सामने झुके भी उसे मिल जाएगी। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ़ थी जब बाहर से फिर शोर की आवाज़ें आने लगी। रूह मेरी है, नन्ही सी मासूम सी आवाज़। रूह मेरी है, भारी दिल फ़रेब आवाज़। रूह अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ये जंग तो शायद अब क़यामत तक ख़त्म नहीं होनी थी। दिन पर दिन गुज़रते जा रहे थे। लैला को अमेरिका गए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक बोन मैरो का कोई इंतज़ाम ना हो सका। वो सब लोग बहुत परेशान थे। जहाँ रोयाम की ज़िंदगी पर सवाल उठ रहा था, वहीं रूह की हालत भी बहुत ख़राब थी। उसने रो-रो कर अपना आप बर्बाद कर लिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब रोयाम को सांस की तकलीफ़ भी होने लगी थी। उसके जिस्म में खून ना होने के बराबर हो चुका था। आए दिन खून की उल्टियों ने उसकी हालत हद दर्जा ख़राब कर दी थी। वो ज़्यादा देर दवाइयों के ज़ेर असर रहता। डॉक्टर ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही बेहोश ही रखते थे। रूह से अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो तो हँसता-खेलता ही सबको अच्छा लगता था। इस तरह से हर वक़्त बेड पर लेटा बेजान वजूद तो वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हर वक़्त मशीनों में जकड़ा नन्हा-सा वजूद कहाँ ये सब तकलीफ़ें सह सकता था या कहाँ वो ये सब तकलीफ़ें सहने के काबिल था। एक छोटा-सा बच्चा जो अपना आप तक नहीं सँभाल सकता, इतनी बड़ी बीमारी में दिन-रात गुज़ार रहा था। थोड़ी देर के लिए उससे होश आता तो यारम से लड़ने लगता कि रूह उसकी है और उसे होश में देखकर तो रूह में हिम्मत ही न पैदा होती उसके सामने आने की। जब 2-3 बातें करने के बाद वो ये कहता कि उसे दर्द है तो वो दोनों तड़प उठते। वो कैसे उसे तकलीफ़ से आज़ाद करते, कैसे उसे ज़िंदगी की तरफ लाते। आखिर ऐसा क्या करते कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। उसके दर्द से बिलखते वजूद को देखकर वो दोनों अंदर ही अंदर मर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लैला ने कोई जगह ना छोड़ी थी, मासूमा रोज़ से सीधा इटली चली गई, लेकिन यहाँ भी उसे कुछ हासिल ना हुआ। लैला ने यारम को यही कहा था कि वो दुरुक से गन पॉइंट पर बोन मैरो हासिल कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी तो सबको अज़ीज़ है। लेकिन दुरूक के बारे में सब कुछ जानने के बाद उन्हें ये पता चला था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा अज़ीज़ परिणामी एक लड़की है जो उसकी बीवी है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लैला ने आइडिया दिया था कि क्योंकि वो परी को गायब कर दे, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वो रोयाम को बोन मैरो देकर उसकी ज़िंदगी बचा लेगा। लेकिन यारम ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने बस इतना ही कहा था कि अगर उसके बेटे के नसीब में ज़िंदगी हुई तो मिल जाएगी। वो किसी किस्म का कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएँगे। लैला को उसकी ज़िद बहुत बुरी लग रही थी। उसे लग रहा था कि यारम ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगर सीधा रास्ता ही अपनाना है तो जाकर दुरूक के सामने झुककर अपने बेटे की ज़िंदगी माँगे। उसे यूँ मरने क्यों दे रहा है? अगर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता, कोई गलत काम नहीं करना चाहता, सीधे और साफ तरीके सुथरे तरीके से रोयाम को बचाना चाहता है, तो उससे ज़्यादा और सीधा तरीका कौन-सा था, जिससे रोयाम की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी? अगर वो ठीक तरीके से ही सब कुछ करना चाहता था, तो दुरूक खुद उसे रास्ता बता रहा था। झुक जाए उसके सामने और ले ले अपने बेटे की ज़िंदगी, लेकिन नहीं, वो झुकने को तैयार नहीं था। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि रूह खामोश क्यों है? आखिर वो यारम को कुछ क्यों नहीं पूछ रही कि उसे अपने बेटे की जान अज़ीज़ नहीं? कैसी माँ है वो, जो अपनी ममता की खातिर शौहर के सामने डट नहीं सकती? वो यारम से अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़िद नहीं कर सकती? वो क्यों यारम को ये बेजा ज़िद छोड़ने पर मजबूर नहीं कर रही? अगर यारम की जगह खिज़र होता तो वो कब का उसे मना चुकी होती। सही-गलत देखने के बजाय उसे इस वक़्त दुरुक से ज़बरदस्ती बोन मैरो हासिल कर लेती, लेकिन ये अपनी औलाद को ज़िंदगी और मौत में जलता ना देखती। लेकिन वो लैला थी जो जज़्बात में आकर सोचती थी, जज़्बात में आकर कदम उठाती थी। और दूसरी तरफ यारम काज़मी था जो हर काम वक़्त पर और सही तरीके से करता था।
लेकिन लैला के मुताबिक अपने बेटे के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था सिवाय ज़िद के। वो कहता था कि उसे अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी जो उसे अपनी औलाद के लिए किसी के सामने झुकने नहीं दे रही थी। वो हर मुमकिन तरीके से बोन मैरो की तलाश कर रही थी, लेकिन यारम उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह से खफा हो गई थी। उसका मानना था कि अल्लाह किसी न किसी को वसीला बनाकर भेजता है और दुरू को उसी ने वसीला बनाकर उनके लिए भेजा था। सिर्फ दुरू की उसकी जान बचा सकता था, लेकिन यारम की अकड़ की वजह से आज वो अपना बेटा खोने जा रहा था। लैला उसे यही बात समझा नहीं पा रही थी, क्योंकि यारम का कहना था कि अगर अल्लाह ने दुरू को वसीला बनाकर भेजा है तो वो उसे अपने सामने झुकाना क्यों चाहता है? सिर्फ एक ज़रा सी ज़िद की खातिर वो एक बच्चे की जान मुश्किल में डाल रहा है। यारम का कहना था कि वो किसी किस्म की कोई ज़िद नहीं कर रहा, उसे बस अपने अल्लाह पर यकीन है। वो जानता है कि उसका अल्लाह उसे किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। 2.5 साल पहले उसने रोयाम की पैदाइश पर नाशुक्री की थी, जिसकी माफ़ी वो आज भी अल्लाह से माँगता था। और यारम ने कसम खाई थी, इस गलती के बाद वो अब दोबारा कभी कोई गलती नहीं करेगा। वो एक बार नाशुक्री करके अपने अल्लाह को खफ़ा कर चुका है, अब शिर्क करके कभी दोबारा अपने अल्लाह से दूर नहीं होगा। पिछले 5 दिन से रोयाम अस्पताल में ही था, बेशुमार मशीनों में जकड़ा, पता नहीं किस हाल में था। वो उसे देख तो सकते थे, लेकिन उसकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते थे। उसे थोड़ी देर के लिए होश आता तो मामा, बाबा, शोनू बस यही कुछ नाम पुकारता रहता। वो दोनों भी अस्पताल में रहते थे। रूह को ज़बरदस्ती लैला के साथ घर भेज देता था, क्योंकि आजकल उसकी अपनी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। सब कुछ हैंडल करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे यकीन था कि कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब तो सारिम भी जितना हो सके इतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आसान नहीं था। रोयाम के के बोन मैरो से किसी का भी बोन मैरो सिरे से मैच ही नहीं कर रहा था। एक आदमी का बोन मैरो उसके साथ 35% तक मैच हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन में जान जाने का ज़्यादा खतरा था। उस शख्स ने कहा था कि अगर उसकी जान चली भी जाए तो अफ़सोस नहीं, बस उसकी फैमिली को इतनी रकम दे दी जाए कि वो आसानी से 2 वक़्त का खाना खा सके। उसकी मजबूरी को समझते हुए यारम से जितना हो सका उतनी मदद कर दी, लेकिन उसने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। वो अपने बच्चे के लिए किसी की ज़िंदगी का सहारा नहीं छीन सकता था। सबने उसे समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे सबसे पहले रोयाम के लिए सोचना चाहिए, बाद में किसी और के लिए। लेकिन यारम ने कहा कि रोयाम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, उसे अल्लाह ही बचाएगा। लेकिन जिस शख्स के लिए अल्लाह ने मदद के लिए यारम को चुना है, वो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। शारिफ और खिज़र के पास तो अभी भी बस यही आइडिया था, दुरूग को पकड़ो और ज़बरदस्ती कर लो। वो जब हर तरफ से हार कर वापस आते, तो उनके पास एक ही रास्ता होता, जिसके लिए अब वो यारम से भी लड़ने लगे थे। जैसे-जैसे रोयाम की हालत ख़राब हो रही थी, वो यारम के डर से निकलकर उस पर रोयाम की हालत को ज़ाहिर करने लगे थे, ये जाने बगैर कि अपने बेटे को इस हाल में देखकर वो खुद कितनी तकलीफ़ में है। खिज़र ने तो ये तक कह दिया था कि वो पत्थर दिल है, उसे रोयाम की तकलीफ़ का एहसास नहीं। यारम बस मुस्कुराकर खामोश हो गया, उसके अलावा कर भी क्या सकता था? क्योंकि अपना दिल चीर कर तो वो किसी को के सामने खोल नहीं सकता था, इसीलिए खामोशी से अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। बाबा दर्द है। वो अपने पेट पर नन्हा सा हाथ रखे मुसलसल रोते हुए उसे बता रहा था। बेटा, अभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा ना तो सारा दर्द भाग जाएगा। बस मेरी जान, अब रोना नहीं। मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है, एकदम शेर जवान। अगर मेरा बच्चा मामा के सामने रोएगा तो मामा भी रोएगी। तो फिर रोयाम अपनी मम्मा को रोते हुए कैसे देखेगा? क्योंकि रोयाम तो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है। और रोयाम की मम्मा जब सैड होगी तो रोयाम भी सैड हो जाएगा ना। वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब दवाइयाँ ज़्यादा असर कर रही थी, वो ज़्यादा वक़्त सोकर या बेहोश होकर गुज़ारता था। बीच-बीच में होश आता तो उसे अपने तीनों फैमिली मेंबर से मिलना था। उसे होश आते देख खिज़र फ़ौरन हीरू और शोनू को लेने चला गया, जबकि यारम उसके पास बैठा उसे आहिस्ता-आहिस्ता बहला रहा था। रोयाम नहीं रोएगा, रोयाम सैड भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी रोयाम को दर्द है। रोयाम को रोना आ रहा है। वो उदास सी शक्ल बनाकर बताने लगा। यारम ने आहिस्ता से उसका नन्हा सा हाथ पेट से उठाकर चूमा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन रोयाम ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द है बाबा। रोयाम मामा के आने से पहले रो लेगा। इस बार वो अपना सब्र खोकर रोने लगा तो यारम ने उसे उठाकर अपनी बाहों में भेज लिया। या अल्लाह, मेरा इम्तिहान ले। मेरे बच्चे को मेरे गुनाहों की सज़ा ना दे। उसकी नन्ही सी जान से मेरी जान बदल दे। उसके दर्द को मेरे जिस्म में मुंतकिल कर दे। उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। वो उसके बिलखते हुए वजूद को अपने सीने से लगाए आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह से बोला, जो दुनिया का पहला और आखिरी सहारा था।
थोड़ी ही देर में रूह आ गई थी। रोयाम ने फ़ौरन अपने नन्हे हाथों से अपना चेहरा साफ किया। नर्स ने उसे जो इंजेक्शन दिया था उसका अच्छा असर हुआ। उसका तकलीफ से बिलखता वजूद अब नॉर्मल हालत में आ चुका था। लेकिन तकलीफ अब भी बेहद थी। वो सभी जानते थे, लेकिन रोयाम अपनी माँ के सामने नहीं रोता था। शायद वो अच्छे से समझता था कि उसकी माँ उसे कितना चाहती है, उसकी तकलीफ उसके लिए क्या है। उसे अपने सीने से लगाए रूह को करार आया, जबकि शोनू वहीं दरवाजे पर उदास सा बैठ गया, लेकिन रोयाम के इशारे पर फौरन भागकर उसके पास आ गया। शोनू, मेरा बच्चा, मेरी मामा का ख्याल रखना। ये डॉक्टर अंकल मुझे घर नहीं आने दे रहे। मेरी मामा को सैड नहीं होने देना। जब ये फीवर उतर जाएगा ना, जब मैं और तुम बहुत सारा खेल लेंगे और मैं तुम्हें रोज नहलाऊंगा। कितने गंदे हो गए हो, गंदा बच्चा। वो बहुत मासूमियत से बोल रहा था, जबकि शोनू बेहद उदास था। उसके पास पड़ा था, जैसे उसकी तकलीफ का अंदाजा उससे भी हो। रूह ने यारम से बहुत जिद की रात रुकने की, लेकिन यारम ने इनकार करके उसे घर भेज दिया। उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि रोयाम की हालत देखकर वो अपनी तबीयत और ख़राब करे। पहले ही वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी थी। यारम के ज़रा-सी सख्ती करने पर वो घर चली गई, लेकिन दिलो-दिमाग यहीं पर था। रात के 2 बज रहे थे। रोयाम एक बार फिर से गहरी नींद उतर चुका था। 3-4 दिन से मुसलसल नाइट ड्यूटी करने की वजह से हसन भी आज घर गया था। अस्पताल तकरीबन खाली पड़ा था, बहुत कम लोग थे जहाँ बहुत कम मरीज़ थे। क्योंकि ये ब्लड पेशेंट का अस्पताल था, इसलिए मरीज़ों की आमद-ओ-रफ्त बहुत कम थी। यहाँ सिर्फ 3 ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर वक़्त मौजूद होते थे, जो इस अस्पताल में आने वाले पेशेंट्स का इलाज करते थे। बाकी नर्सेज़ दो वार्ड बॉय और चंद मरीज़। वो हर चीज़ को भूले अपने बच्चे के मासूम नकूश में खोया उसे देख रहा था। उसे हिज़र की बात याद आई। आज दोपहर में उसका चेहरा देखते हुए कैसे उसके दिल पर वार करके उससे कहा था कि शायद अब ज़्यादा दिन तक वो ये चेहरा नहीं देख पाएगा। इस बेख्तियार ही रोयाम की जानिब नज़रें उठाई थीं। वो रोना नहीं चाहता था, ना ही वो कमज़ोर था। लेकिन शायद ही इस दुनिया में औलाद को खोने से बड़ी और कोई तकलीफ़ हो सकती थी। उसकी आँखों से आँसू कब गिरा, वो खुद भी नहीं जानता था। बस पता था तो इतना कि वो अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता। ना जाने किसकी बद्दुआ लगी थी उसके मासूम बच्चे को। वो खामोशी से रोयाम के करीब से उठकर जाए नमाज़ बिछाता तहज्जुद के नवाफ़िल अदा करने लगा। वो दिन-रात सोचता था कि ऐसी कौन-सी गलती हो गई थी उससे जिसकी सज़ा उसे रोयाम की इस बीमारी की के रूप में मिल रही थी। वो तो हमेशा से अच्छे काम करता आया था। उसने तो कभी ऐसा काम नहीं किया था जिसकी सज़ा उसे इतने भयानक रूप में मिले। तो फिर उसके बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या अल्लाह उसे इम्तिहान ले रहा था? अगर हाँ, तो ये इम्तिहान इतना तकलीफ़देह क्यों था? वो क्यों इतना बेबस था? दुनिया के 8 बड़े ममालिक में उसे अपने बेटे के लिए एक बोन मैरो ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई नहीं था उसकी मदद कर सके, उसके बच्चे को बचा सके? या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुझ में नहीं हौसला अपने बच्चे को मरते देखने का। अगर उसे कुछ हो गया तो रूह भी मर जाएगी और इन दोनों के बगैर मैं कैसे जीऊँगा? वो कब से जानमाज़ पर बैठा मुसलसल दुआएँ कर रहा था, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। नवाफ़िल अदा करके वो उठकर एक बार फिर से रोयाम के करीब जाने लगा, जब बाहर से शोर की आवाज़ आई। इतने शोर को सुनकर वो कमरे से बाहर निकलते हुए रोयाम के कमरे को बंद कर चुका था। तकरीबन 50 साल का आदमी था जो बहुत शोर मचा रहा था। बीवी को बचा लो, अगर इन्हें कुछ हो गया तो साहब मुझे जान से मार डालेंगे। वो इनके लिए मुझे छोड़ कर गए थे, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं बच बच पाऊँगा। कोई बीवी को बचा लो, वो ऊँची आवाज़ में चिल्ला रहा था। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम स्टोर हुआ ब्लड नहीं दे सकते। उनके जिस्म का सारा खून जम चुका है। अगर हमने स्टोर हुआ खून इनके जिस्म में ट्रांसफ़र किया, 1 सेकंड से भी कम वक़्त लगेगा इनकी मौत होने में। हमें खून का इंतज़ाम करना होगा, आप थोड़ा सब्र करें। उसके चिल्लाने पर नर्स ने समझाते हुए कहा। हर कोई किसी न किसी को फ़ोन कर रहा था। डॉक्टर, नर्स, हर कोई मसरूफ़ था। यकीनन ये केस बहुत बड़ा था। वो लोग अस्पताल में मौजूद स्टोर हुआ खून इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ना जाने इस लड़की को क्या बीमारी थी कि उसके जिस्म का सारा खून जम चुका था। उसे इसी वक़्त खून की ज़रूरत थी। अगर उसके रगों में अगर खून ना उतरता तो वो मर सकती थी। उसने एक नर्स से पता नहीं क्या सोचकर लड़की की कंडीशन पूछी, तो उसे यही सारी बात यारम को बता दी। आपको कौन-सी ब्लड की ज़रूरत है? यारम ने पूछा। बी पॉज़िटिव, नर्स ने कहा। ये तो बहुत नॉर्मल ब्लड है जो कहीं से भी मिल सकता है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यारम हैरान हुआ था।
जी सर, ये नॉर्मल ब्लड है, लेकिन अस्पताल में मौजूद 2 नर्स नर्स दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉज़िटिव है, जबकि वार्ड बॉय का ए बी पॉज़िटिव। अगर लड़की की कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम इसे ए बी नहीं लगा सकते, हमें अभी इससे मैचिंग ब्लड ही चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्रेश। इस लड़की का खून जम चुका है, हम स्टोर हुआ खून इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा ब्लड बी पॉज़िटिव है, अगर मेरा खून लगता है तो अब मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब अपने बेटे के सदक़े के लिए वो इतना तो कर ही सकता था। सर प्लीज़ आप जल्दी से रूम में चलें। प्लीज़ इस लड़की की जान खतरे में है। नर्स एक ताशुक्र नज़र उस पर डालती डॉक्टर को बताने भाग चुकी थी, जबकि यारम इस 50 साल आदमी को अपने बेटे का ख़्याल रखने का कहता खून देने के लिए अंदर जा चुका था। यारम के खून से उस लड़की की ज़िंदगी बच गई थी, जिसकी यारम को भी बहुत खुशी थी। खून देते ही लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, जबकि यारम रोयाम के पास रूम में लौट आया। इस दौरान रोयाम को होश ना आया था। यारम 2 घंटे तक बाहर रहा। इस बूढ़े चाचा ने एक पल के लिए भी रोयाम से नज़रें ना हटाई थीं और उसके खून देने के बाद बार-बार उसका शुक्रिया अदा करता रहा, जैसे उस लड़की का नौकर नहीं बल्कि बाप हो। उसे यकीन था कि वो उस लड़की से बहुत अटैच था, वरना वो उसके लिए यूँ रोता नहीं। खून देने के बाद नर्स ने कमरे में आकर उसे बताया था कि वो लड़की बच गई। तमाम डॉक्टर्स ने भी उसका शुक्रिया अदा किया, वो इस मुश्किल काम में उनके काम आया था। वरना यकीनन खून का इंतज़ाम होने तक उस लड़की की जान चली जाती। शायद अल्लाह ने यारों को उस लड़की की जान का वसीला बनाया था। उसे सच में उस लड़की को खून देकर खुशी हुई थी। उसकी उम्र 19-20 साल के करीब थी और देखने में बहुत मासूम सी लड़की थी। शायद उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। बूढ़ा आदमी अब भी बूढ़ा आदमी भी अब पुरसकून था और बहुत बार आकर यारम का शुक्रिया अदा कर चुका था। उसके बार-बार शुक्रिया अदा करने पर यारम ने भी उस लड़की की अयादत के लिए जाने का सोचा था। रोयाम को आज बहुत थोड़ी देर के लिए होश आया था। होश में आते ही उसे दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया। जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, वो उसके सीने में छुप गया था। उसका नन्हा-सा हाथ नीला पड़ने लगा था, लेकिन डॉक्टर्स को उस पर रहम नहीं आता था। जगह-जगह सुइयों के सुर्ख निशान बनते जा रहे थे। उसका पूरा वजूद आहिस्ता-आहिस्ता ज़र्द पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा था, अब उसकी जान को खतरा है, उसे कभी कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वो लोग रोयाम के लिए कुछ नहीं कर सके थे सिवाय दुआओं के। सब लोग उदास थे। वो रोज़ रोयाम से मिलने आते, लेकिन उसके कमरे में कदम भी ना रखते। शायद उन उन सब के लिए रोयाम को यूँ देखना आसान नहीं था। वो सब बेबस थे, खामोश थे, दिन पर दिन गुज़र रहे थे, उनके बस में कुछ नहीं था। दुरुक तो उस दिन के बाद नज़र ही ना आया, यकीनन वापिस आकर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया होगा। उसे क्या फ़र्क पड़ता था कि उसकी बोन मैरों से किसी को ज़िंदगी मिल सकती है। कोई जी सकता है, किसी का खेलता घराना बच सकता है, लेकिन किसी की ममता पुरसकून हो सकती है। लेकिन उसे तो अपनी ज़िद से मतलब था, जो उसके लिए उसका सुकून थी। उसे बेबस करके वो बहुत मुतमईन था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दरवाज़ा खटखटाया। आओ बेटा, वहाँ क्यों रुके हुए हो? आओ ना अंदर, चाचा ने खुशी से कहा। परी बेटा, ये यारम है जिसका मैंने आपको बताया था। उस एसी ने वक्त पर आपकी जान बचा ली, वरना मैं बूढ़ा जाने क्या करता। यही है वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, चाचा ने खुशी से तारुफ करवाया। मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम सा इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दे चाचा। और मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। चाचा के अल्फाज पर यारम ने कहा तो परी मुस्कुराई। आज के ज़माने में कौन करता है किसी की मदद? आजकल तो कोई अपनों की मदद भी नहीं करता। हमने खून का इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन वो आदमी मेरे शोहर का जानने वाला था और अभी मेरे ट्रीटमेंट में 1 हफ़्ता बाकी था। इसलिए मेरे शोहर काम से दूसरे मुल्क चले गए। मेरे शोहर तो खुद मुझे खून देने वाले थे, लेकिन उनका खून मुझसे मैच ही नहीं होता। वरना शायद वो अपना सारा खून मेरी रगों में उतारने में 1 सेकंड ना लगाते। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना परसों रात तो मैं सच में मर जाती और आजकल में मेरे शोहर घर पर भी नहीं थे। वो मेरी इस बीमारी का इलाज ढूँढने सऊदीया गए हैं। किसी ने बताया है कि वहाँ उस बीमारी का इलाज है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने पर मना कर दिया है, सो मैं चाचा की ज़िम्मेदारी पर पड़ी पड़ी थी। वो मुस्कुराकर यारम से बोली। तो यारम ने भी नरमी से मुस्कुराया। आपको बीमारी क्या है? मतलब मेरा मतलब है इसका इलाज? मेरी बीमारी का तो मुझे खुद नहीं पता, पता नहीं कौन-सी बीमारी है, बस खून जमना शुरू हो जाता है और मैं मौत को करीब से टच करके वापस आ जाती हूँ। फिर ये डॉक्टर मेरा इलाज करते हैं और आप जैसे नेक लोग मेरी ज़िंदगी बचा लेते हैं। उसका अंदाज़ बहुत बचकाना था, यारम को हँसी आ गई।
चलो शुक्र है कि तुम ठीक हो, अब मुझे चलना चाहिए, हो सकता है मेरे बेटे को होश आ गया हो। यारो मुस्कुराकर कहते हुए उसके करीब से उठा। अरे मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप यहाँ क्यों हैं? आपका बेटा बीमार है क्या? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, उसी का इलाज करवा रहे हैं हम। लेकिन डॉक्टर की तरफ से जवाब मिल गया है, बस तुम दुआ करना कि मेरा बेटा बच जाए। वो ज़रा सा मुस्कुराकर उसे रोयाम की हालत बताने लगा। या अल्लाह रहम, इंशाल्लाह आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। जो दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह उनका मुहाफ़िज़ होता है। आपने बिना किसी नफ़ा के मेरी इतनी मदद की, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। और मेरे भतीजे को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा तो यारम ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। तुम दुआ करना, ज़िंदा दिल लोगों की बहुत दुआएँ लगती हैं। वो उदासी से बोला, मेरी सारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे और मेरे भतीजे को ज़िंदगी। वो परी के सर पर हाथ फेरता बाहर निकल आया। रूह अपना ख़्याल रखो, दवाइयाँ वक़्त पर लो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ रोयाम के साथ हूँ, उसका ख़्याल रख रहा हूँ। तुम अपना ख़्याल रखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। रूह जब से आई थी रोए जा रही थी। लैला ने उसे बताया था कि वो अपनी दवाई नहीं ले रही। सब उसे समझा कर थक गए थे, लेकिन जैसे-जैसे रोयाम की हालत बिगड़ रही थी, वो भी पल-पल मर रही थी। यारम, मुझसे रोयाम को इस हालत में नहीं देखा जाता। प्लीज़ आप कुछ करें ना। कुछ तो ऐसा करें कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। आप तो डॉन है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आप अपने बेटे को नहीं बचा सकते? वो आँखों में आँसू लिए उससे सवाल कर रही थी। मैं गैंगस्टर हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, कोई खुदा नहीं। ज़िंदगी और मौत का इख्तियार ऊपर वाली ज़ात के पास है, मेरे पास नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोयाम को कुछ नहीं होगा। मैं रोयाम के साथ हूँ, रूह से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हारी हालत मुझे दिन-ब-दिन मार रही है। रूह रोयाम के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम इस तरह से रहकर अपना ख़्याल ना रखकर मेरी हिम्मत तोड़ रही हो, मुझे बेबस कर रही हो। मैं हारना चाहता हूँ, लेकिन वक़्त से पहले नहीं, कम से कम इस सफ़र में हार तक तो मेरा साथ दो। शायद इस सफ़र में जीत हमारे मुकद्दर में लिखी ही नहीं है। यारम, आप नाउम्मीद नहीं हो सकते। उसके अल्फाज़ ने रूह को तड़पा कर रख दिया। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ रूह, मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे बच्चे को बचाएगा, लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है रूह। मैं उस ज़ात के सामने किस-किस के लिए हाथ फैलाऊँ? अगर मैं अपने बेटे की ज़िंदगी माँग रहा हूँ, तो मुझे अभी सिर्फ़ इसी को माँगने दो। तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत करो, बस उस पर यकीन रखो, बेशक वो औकात से बढ़कर नवाज़ता है। वो कादिर है, सबसे आला है, बेनियाज़ है। तुम्हें तो मान था ना कि अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, तुमसे बेशुमार मोहब्बत करता है, तो फिर उससे नाउम्मीद होकर क्यों ये आँसू बहा रही हो? अगर आँसू बहाने ही हैं, तो जाकर सजदे में बहाओ। वो सजदे में बहाए आँसुओं को पसंद करता है, उससे माँगो और वो बेशुमार देगा। वो उसे समझाकर एक बार फिर रोयाम के करीब आया था, जो आज भी उनसे अनजान, बहुत होशो-हवास से दूर था। रात के 2 बज रहे थे। वो रोयाम के करीब से उठकर सोफ़े पर आया। अभी उससे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो रात के वक़्त दरवाज़ा लॉक कर देता था। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा ज़ख्मी हालत में थे। "बेटा, परी को बचा लो, वो गुंडे उसे उठाकर ले जा रहे हैं। उसे बचा लो, वो लोग उसे मार डालेंगे, रहम करो बेटा।" मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी जान बचा सकूँ। लेकिन कल को मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूँगा कि मैं उसकी बीवी को 4 दिन ना सँभाल सका? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लो, वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। चाचा रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगे जब यारम ने उनका हाथ थाम लिया। आप रोयाम के पास रुकें, परी को कुछ नहीं होगा। वो उन्हें दिलासा देता हुआ उसी जानिब चला गया जिस तरफ चाचा इशारा कर रहे थे। कुछ लोग परी को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे, वो बिल्कुल बेहोश थी। इससे पहले कि वो अपना काम करते यारम उन तक पहुँच चुका था। उनको कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर ही उसने ज़मीन पर पड़ा लोहे का पाइप उठाकर उनको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। वो 4 लोग थे, शायद उनका ताल्लुक किसी भी गैंग से था। उनमें से एक ने यारम के बाजू पर कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, जो यारम ने उसका हाथ थामकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसके इंजेक्शन में मौजूद न जाने कौन सी दवाई को इंजेक्शन पोज़ करके ज़ाया कर दिया। तुम मुझे ये बेहोशी की दवा देने वाले थे, लेकिन तुम्हें पता है मैं कौन सी दवाई दूंगा? वो इंजेक्शन में हवा भरते हुए कहने लगा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। मौत की दवा। ये फ़िज़ा 1 सेकंड में तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। वो उसे कंट्रोल करते हुए उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब इंजेक्शन ले गया। और ये बात कोई नहीं जानता था कि इंजेक्शन में हवा भरने से इंसान की मौत को एक पल भी नहीं लगता। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो तड़पने लगा। छोड़ दूँगा, पहले ये बताओ कि कौन हो तुम लोग? इस लड़की को अगवा क्यों कर रहे थे? वो उसे घूरते हुए पूछने लगा और अपनी जान बचाने के लिए वो सब इन
उससे मुकम्मल बात बताने लगे। हमारा ताल्लुक ज़ोप गैंग से है। इस लड़की का शौहर हमारे लिए काम करने वाला था, लेकिन उसे पता चल गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है और उसने इनकार कर दिया। हम उसे मनाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सीधे तरीके से नहीं मान रहा। हमारे लीडर को उसकी वजह से 35 करोड़ का नुकसान हो रहा है और अपने लीडर को इस नुकसान से बचाने के लिए हम इस लड़की को अगवा कर रहे हैं, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इस लड़की को अगवा करके इससे अपना काम निकलवाएंगे। वो अरबी ज़ुबान में पूरी तफ़सील उसे बता चुका था। यारम ज़्यादा काम की गहराई तक ना गया, सिर्फ़ इतना ही काफ़ी था कि वो ज़ोब गैंग के मेंबर थे जो यकीनन अच्छे काम नहीं करते थे। इन लोगों का हिसाब बात पर रखकर वो परी को सही सलामत वापस ले आया था। चाचा की जान में जान आई। परी को न जाने कौन-सी दवाई दी गई थी कि उसे अभी तक होश ना आया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। यही इन सब के लिए सबसे से अच्छी बात थी। लेकिन अंदर आते ही डॉक्टर ने उसे ये खबर दी थी कि रोयाम नहीं रहा, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। रोयाम का ऑपरेशन अभी भी हो सकता है अगर और हमारे पास ऑपरेशन के लिए बोन मैरो मौजूद ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रोयाम की सांसें रुकने लगी हैं। वो लोग सब लोग अस्पताल में मौजूद थे। यारम रोयाम के पास था। वो बिल्कुल बेहोश बेसुध था, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि इसकी सांसें रुकने लगी हैं। उनका बेटा मरने वाला था। वो सब लोग खामोशी से उसकी आखिरी आखिरी सांसें टूटती हुई देख रहे थे। न जाने कौन सी सांस आखिरी होगी। अचानक रोयाम लंबी-लंबी सांसें लेने लगा। उसके करीब बैठी रूह बुरी तरह से मचली थी। जब यारम ने खींचकर उसे अपने सीने में भेज दिया, शायद वो भी इस चीज़ को कबूल कर चुका था। खिज़र, शारिफ, मासूमा, लैला सब रो रहे थे। वो इस छोटी-सी जान को खोने जा रहे थे हमेशा के लिए। पता नहीं उसकी कितनी सांसें बची थीं। आँखों से आँसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। रूह ऊँची-ऊँची आवाज़ में तड़प-तड़प कर रोने लगी। सबका ज़ब्त जवाब दे चुका था। वो कुछ भी ना कर सका। उसका बेटा उसकी आँखों के सामने दम तोड़ रहा था। वो खामोशी से उसे देख रहा था। जब डॉक्टर तेज़ी से अंदर आए और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। "कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को?" रूह ने तड़प कर उनसे रोयाम को लेना चाहा। "ऑपरेशन थिएटर में।" बस इतना जवाब देकर हसन रोयाम को लेकर वहाँ से भाग गया। उसके पीछे ही वो सब भी कमरे से बाहर निकले थे जब ज़ख्मी हालत में दरकशम को शर्ट उतारते अंदर जाते देखा। इन सब ने एक दूसरे की जानिब देखा था, लेकिन कोई कुछ भी ना बोला। इन सब के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। सब खामोशी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर आकर यारम के करीब रुका। "देखो यारम, ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें इन कागज़ात पर साइन करना होगा। अगर ऑपरेशन के दौरान रोयाम को कुछ होता है, तो अस्पताल उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।" वो पहले ही होशो-हवास भुलाए बैठे थे। डॉक्टर ने उन्हें मज़ीद परेशान कर दिया। "आप अब ऑपरेशन करें, हमें यकीन है हमारे रोयाम को कुछ नहीं होगा। हम तो वैसे भी अपनी उम्मीद हार के बैठे थे।" खिज़र जो इतने दिनों से यारम से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, उसकी तरफ देख नहीं रहा था, आज उसके कंधे पर हाथ रखता उसे हिम्मत देते हुए बोला, "हाँ डॉक्टर, ऑपरेशन करें, देखिएगा हमारा रोयाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा।" शारिफ ने पेन निकालकर यारम के हाथ में देते हुए कहा तो यारम ने उदासी से मुस्कुराकर इन कागजात पर साइन कर दिए। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। रूह जाए-नमाज़ पर बैठी मुसलसल अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआएँ माँग रही थी। उसे यकीन था, उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। वो अपनी तमाम तर हिम्मत हार बैठे थे कि अल्लाह ने न जाने कहाँ से उम्मीद की किरण के रूप में दुरूह को यहाँ भेज दिया। पता नहीं क्या सोचकर अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया। वो पत्थर दिल शख्स तो शायद अपने लिए भी कुछ न करे। यारम की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे बोन मैरो ट्रांसफ़र कर रहा था। वो अपने बेटे के साथ-साथ उस शख्स के लिए भी दुआएँ माँग रही थी, जो उसके बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए राज़ी हो गया था। डॉक्टर ने बताया था ये ऑपरेशन उसके लिए भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे 2 गोलियाँ सीने में 1 गोली कमर पर लगी है। उसका बोन मैरो उसकी कमर से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो बेशक बेहद तकलीफ़देह होगा। लेकिन वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। उनके बेटे के लिए वो खुद इस अज़ियत में लड़ने को तैयार हो गया था, तो रूह कैसे ना उसके लिए दुआएँ माँगती। वो सब बाहर बैठे ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती बत्ती को देख रहे थे। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद नर्स बाहर आती या नर्सिस अंदर जाती, अजीब अफरा-तफरी मची हुई थी। लेकिन इन सब के लबों पर तो बस एक ही नाम था, रोयाम। ऑपरेशन खत्म हुआ, डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे पर अजीब-सी थकन थी। यारम उठकर हसन के सामने आकर रुका। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से यारम को देख रहा था। यारम की सांसें रुकने लगी थीं। किसी बुरी खबर के खौफ से यारम की आंख से आंसू गिरा। वो सच में उसके ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता था, लेकिन हसन कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुराकर जरा सा सर को खम दिया। यारम की जान में जान आई।
मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। कुछ देर में रोयाम को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारा रोयाम अब ठीक है। हसन ने बहुत खुशी से इन सबको ये खुशखबरी दी थी और यारम को गले से लगा लिया। लैला तो खुशी से खिज़र के ऊपर ही चढ़ गई थी। चलो शारिफ, पहले सदका देते हैं, फिर रोयाम से मिलेंगे। मासूमा ने उसे याद दिलाया तो वो हाँ में सर हिलाता यारम से पूछकर चला गया। रूह शुक्राने के नवाफिल अदा करने जा चुकी थी। अच्छा, हसन वो कैसा है? यारम ने दुरुक का पूछा। यार वो ठीक नहीं है, मेरा मतलब उसको पहले ही गोलियां लगी थी और फिर बोन मैरो देना, ये एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन था। सिर्फ रोयाम के लिए ही नहीं बल्कि दुरुक के लिए भी। अभी उसे होश नहीं आया। दुआ करो उसकी कमर की हड्डी ऑपरेशन से मुतासिर ना हुई हो। वरना शायद वो कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। हसन ने यारम को दुरूग की सारी कंडीशन बताई तो यारम को अफसोस हुआ था। वो आज जिस हालत में था उसकी बेटे की वजह से था। वैसे उसे गोलियां किसने मारी? यारम ने सवाल किया। वो सट्टा खेलता है और ये उसका पेशा है। काली जुबान है उसकी, लगा ली होगी दुश्मनी। ऐसे इंसान को कुछ भी हो सकता है। छोटे से छोटे गैंग से लेकर बड़े से बड़ा गैंग दुश्मन होता है इसका। ऐसे लोगों के साथ कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सऊदीया गया था परी की बीमारी का पता करने। वहां भी उसके बहुत सारे गैंग्स के साथ 36 का आंकड़ा है। किसी की नजर में आ गया होगा। सब दुआ करो ठीक हो जाए। उस लड़की को क्या है? यारम ने पूछा। उसका खून जम जाता है। 6 माह पहले वो बर्फ के तूफान में फंस गई थी। उसे फोबिया है। जब भी उसे वो सब याद आता है डर से उसका खून जमने लगता है और फिर वो डर उसकी सांसों पर हावी हो जाता है। उसके साथ ऐसा ही होता है। उसका डर उसकी जान भी ले सकता है। जब ये डर उस पे हावी होता है तो उसका सारा जिस्म काम करना छोड़ देता है। उसके इलाज के लिए उसका ये डर खत्म करना होगा। और दुरू किसी सिलसिले में सऊदीया गया था। वहां उस पर हमला हो गया और वो बेचारा 12 दिन की तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। होश में आते ही वो रोयाम के लिए वापस आ गया क्योंकि वो रोयाम के सर्जन को पहले ही बता गया था कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन इस हादसे की वजह से ना आ सका। आज ही डॉक्टर अमन ने मुझे ये बात बताई। वो बहुत मुश्किल से वक्त पर रोयाम के लिए वापस आया है। अब हम इस कंडीशन में ऑपरेशन ना करते, लेकिन रोयाम की जिंदगी को खतरा था। शुक्र है सब ठीक है। अब बस दुरुग भी ठीक हो। आमीन, यारम ने बेसाख्ता कहा था। वो ज़रूर उसके बेटे के लिए वापस आया था। उसका जाना उसकी मजबूरी थी। वरना शायद वो यारम को झुकने का भी ना कहता। शायद वो अच्छा बनना ही नहीं चाहता था। उसे खुद से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होने देता। बहुत अलग था वो, लेकिन यारम को आज पहली बार वो बहुत अच्छा लगा था। उसके लिए भी ये रिश्ते बहुत अहमियत रखते थे। आज अपने अंदाज में उसे ये बात साबित कर दी थी। रूह दरकशम यहाँ दूसरे में बहुत बुरी हालत में है। हमें एक बार उससे मिलना चाहिए। यारम ने उससे आकर कहा। मुझे नहीं लगता यारम कि हमें वहां जाना चाहिए। शारी भाई और खिजर मामू कह रहे थे कि उसे ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आपने उसकी बीवी की जिंदगी बचाई है। मतलब उसने आपका एहसान उतारा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे वहां जाने से उनको जरा भी खुशी होगी। उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो हम भुला नहीं सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें बार बार उनके सामने जाना चाहिए। रूह ने इनकार करते हुए कहा तो यारम को आज पहली बार की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कोई इंसान दूसरे इंसान पर कोई एहसान नहीं करता रूह। ना तो मैंने कोई एहसान किया है और ना ही उससे कोई एहसान का बदला चुकाया है। फिलहाल तो वो जानता भी नहीं है कि मैंने उसकी बीवी की जिंदगी बचाई है। वो यहाँ हमारे रोयाम के लिए वापस आया है। उसे बचाने के लिए आया है। वो रोयाम के सर्जन को पहले ही बता चुका था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वहां उस पर हमला हो गया जिसकी वजह से 12 दिन तक वो बेहोश रहा। सिर्फ रोयाम के लिए वापस आया। इतनी बुरी कंडीशन में उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। तुम अंदाजा भी लगा सकती हो कि अगर इस ऑपरेशन में उसकी रीढ़ की हड्डी पर जरा भी इफेक्ट हुआ तो वो सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसने रोयाम की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। वो बुरा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दिल उसे बुरा बनने नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में हम दोनों को चलना चाहिए उससे मिलने के लिए। और अगर उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया तो यारम क्या होगा? कुछ रिश्तों की शुरुआत खुद करनी पड़ती है रूह। हमें रिश्तों का एहसास दिलाना पड़ता है। वो तुम्हारे बाबा की नाजायज़ औलाद हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नाजायज़ भाई नहीं हो सकता। उसने रोयाम को बोन मैरो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरा कोई एहसान उतारना चाहता था, बल्कि उसने रोयाम को बोन मैरो इसलिए दिया है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। तुम अहम हो उसके लिए रूह। यारम ने उसे समझाया तो रूह ने हाँ में सर हिलाया। कुछ कहने को अल्फाज थे ही नहीं। पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगा इन दोनों के वहां जाने पर, लेकिन यारम की बात गलत नहीं थी। वो उसका भाई था और वो उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए तैयार थी। वो उसके बाप का नाजायज बेटा हो तो हो सकता था, लेकिन उसका नाजायज भाई नहीं।
वो दोनों दुरूग के कमरे के बाहर खड़े थे। उसे होश आ चुका था, लेकिन फ़िलहाल वो किसी से भी मिलने के मूड में नहीं था। अंदर कमरे में उसके साथ उसकी बीवी और शायद चाचा थे। उसने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला तो बेड पर परी को उसके सीने से लगे आंसू बहाते देखा। उन दोनों के अचानक आ जाने पर बहुत अच्छी खासी शर्मिंदा होकर उठ खड़ी हुई। फिर अपनी शर्मिंदगी एक तरफ रखकर बताने लगी। द द दरकशम मैं इन्हें आपके बारे में बात कर रही थी। उन्होंने ही मुझे बचाया है और अब से ये मेरे भाई हैं। यहाँ अस्पताल में इनका बेटा एडमिट है। अल्लाह इसको शिफा दे। और आप तो मेरे रूमी की मम्मा है ना? मैं और रूमी मिल चुके हैं यहीं अस्पताल के रूम में। उसको ड्रिप लगी थी। उसने आपको नहीं बताया मेरे बारे में। बेवफ़ा सनम, अपनी दोस्त परी का नाम भी नहीं दिया होगा उसने। और रूह को देखकर बोली तो यारम ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हमारे बेटे का ऑपरेशन हो गया है और माशाल्लाह से कामयाब भी रहा है। और बेफ़िक्र रहो, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब खड़ूस बयान कैद कर रखा है। ना फ़िक्र करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। यारम ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ डिंपल की नुमाइश की। परी को याद था दुरुक ने कहा था कि रूमी का बाप बहुत मगरूर इंसान है। वो उसे बोन मैरो लेना ही नहीं चाहता, लेकिन परी को तो यारम ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। खैर वो पुरानी बातें थीं, इन सबको दोहराने का कोई फ़ायदा ना था। अब हकीकत तो ये थी कि वो उसका मसीहा था। फिलहाल तो हम तुम्हारे शोहर का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिसकी वजह से हमारा बेटा ज़िंदा है। अगर ये वक़्त पर रोयाम को बोन मैरो ना देता तो शायद हम उसे खो देते। यारम ने नरमी से देखते हुए कहा तो परी ने खुशगवार हैरत से दुरुक की जानिब देखा। क्या सच में आपने रूमी को बचाया? मेरा रूमी अब बिल्कुल ठीक है। हाय! मैं कब मिलूँगी अपने रूमी बेबी से? वो ये अस्पताल में ही है, तो मैं दौड़कर मिल आऊँ? वो दुरुक को देखते हुए इजाज़त माँग रही थी। हाँ, वो अस्पताल में है, तुम जाकर उससे मिलो। वो दुरुक को देखते हुए जवाब में बोला तो दुरुक ने घूर कर यारम को देखा। ये ठीक है ना? उसकी नज़रें कह रही थी कि तुम कौन होते हो मेरी बीवी को इजाज़त देने वाले? अरे दुरुक, इतना भी क्या परेशान होना, वो मेरी बहन है। रिश्ते में इतना हक तो बनता है मेरा। यारम के अंदाज में एक मान था जिसे महसूस करके परी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं जा रही हूँ अपने रूमी के पास। वो इन दोनों की बातों को ना समझते हुए बाहर भाग गई। एक तो वैसे भी उसे बोरिंग किस्म की बातें नहीं पसंद थीं। उसे तो बस रोयाम की बातें पसंद है जिन्हें समझने और सुनने में उसे बेहद मज़ा आता था। मेरे ख़्याल में अब तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका अंदाज़ बहुत लिया दिया था। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। रूह ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा तो आज पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। मैंने ये सिर्फ़ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे शौहर ने मेरी बीवी की जान बचाई है। उसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। वो बहुत सर्द अंदाज़ में बोला। जबकि रूह और जारम दोनों जानते थे कि बात उसे अभी पता चली है। तो मैंने कब कहा कि मैं इस बात का शुक्रिया अदा करने आई हूँ? मैं तो किसी और बात का शुक्रिया अदा करने वाली थी। रूह ने मुस्कुरा कर कहा तो उसने एक नज़र उसे देखा, न जाने क्यों वो उससे नज़र चुरा रहा था। बचपन में जब मैं 4 साल की थी, हमारे घर में आग लग गई थी और मैं जानती हूँ, उस हादसे में मुझे बचाने वाले आपने ही बचाया था। मैं उस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा एक मज़बूत हिसार मेरे गिर्द खींचने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उस दिन के यारम के दुश्मन राशिद ने मुझे कब्र में दफना दिया। आपने यारम को फ़ोन करके बताया कि मैं कहाँ हूँ। मैं उस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मुझे सोनू जैसा दोस्त दिया, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने स्विट्ज़रलैंड में मेरी जान बचाई, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमारा रिश्ता कबूल ना करते हुए भी हमेशा भाइयों की तरह मेरी हिफाज़त करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और रोयाम को बचाकर आपने कोई एहसान नहीं किया हम पर, मामू का फ़र्ज़ होता है। अल्लाह आपको सेहत याब करे। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ी आँसू बहा रही थी, लेकिन वो खामोशी से बिना कोई तासुर दिए उसे यूँ नज़रअंदाज कर रहा था जैसे वो उससे बात ही ना कर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और खामोशी से बाहर निकलने लगी। मैंने तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं किया, समझी तुम? और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी हकीकत ये है कि मैं गंदी नाली का एक कीड़ा हूँ। तुम्हारे बाप की नाजायज़ औलाद हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं। और किसी भी इज़्ज़तदार शख्स को मुझसे रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके अल्फाज़ ने रूह के कदम दरवाज़े पर ही रोक दिए थे। वो मुड़कर उसे देखने लगी। वो उससे मज़ीद कोई बहस नहीं करना चाहती थी। आप मेरे भाई हैं और ये बात मुझे आपसे पूछने या आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। चलें यारम, रोयाम अपनी मामी को तंग कर रहा होगा। रूह ने मुस्कुराकर कहा तो यारम भी उसके साथ बाहर आ गया। वो खामोशी से दरवाज़े को देख रहा था। उसकी आँखें मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरा बेतासुर था। रोयाम की आँख खुली तो रूह और यारम उसके बेहद करीब बैठे थे। वो कितनी ही देर उन दोनों का चेहरा देखता रहा। उसे दूसरी बार होश आया था। पहली बार होश आने पर वो
आगे पीछे देखता एक बार फिर से गहरी नींद में उतर गया था। परी कितनी देर उसके जागने का इंतजार करती रही, और फिर नर्स ने उसे आकर दुर्ग के बुलावे का बताया तो उसे जाना पड़ गया। लेकिन इस बार जब रोयाम को होश आया तो वो सबको पहचान रहा था। फिलहाल किसी से मुखातिब तो ना हुआ था, लेकिन रूह और जारम का चेहरा देखकर वो मुस्कुराया था। वो बेहद पुरसकून से उसे देख रहे थे जब उसकी मीठी सी आवाज उनके कान में गूंजी। बाबा, आपने मेरी मामा के कंधे पर हाथ क्यों रखा है? वो नाराजगी से पूछ रहा था। यारम ने बेख्तियार मुस्कुराहट रोक कर रूह के कंधे से अपना हाथ हटा चुका था। होश में आते ही जलसी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये जल कुकड़ा किस पर गया था, बल्कि जल कुकड़ा कहना कुकड़ की तौहीन होगी। ये तो जल चूजा है जो अपनी माँ के करीब अपने बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हटा दिया हाथ मेरे बाप, बस जल्दी से ठीक हो जा, तेरा बाप तेरे बगैर नहीं रह सकता। वो उसका नन्हा सा हाथ चूमता बेहद मोहब्बत से बोला था। रोयाम, मेरे बच्चे, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रूह ने उसका नन्हा सा हाथ मलते हुए मोहब्बत से पूछा। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी उसका पूरा जिस्म दर्द करता रहेगा, क्योंकि खून की कमी पूरी होते अभी बहुत वक्त लगेगा। ब्लड कैंसर कोई छोटी सी बीमारी हरगिज नहीं है। उसमें खून पूरा होते होते बहुत वक्त लग जाता है। रोयाम ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा जिस पर सुइयों की वजह से बहुत सारे नील पड़े थे, जबकि बाकी उसका जिस्म दवाइयों के जेर असर होने की वजह से फिलहाल दर्द से बेखबर था। यहाँ पे दर्द हो रहा है, उसने अपना हाथ उसको दिखाते हुए कहा। रूह ने बहुत नरमी से उसका हाथ थामा था। बस मेरी जान, अब आपको कोई दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। फीवर भाग गया? उसने मासूमियत से पूछा। मेरे बेटे का फीवर भाग गया है। अब हम तुम्हें घर लेकर जाएंगे और फिर तुम जैसे चाहे वैसा होगा। पहले की तरह खेलोगे और अपने सोनू आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारोगे। रूह ने खुशी से कहा तो रोयाम के चेहरे के दोनों डिंपल पूरी तरह से चमक उठे थे। सच्ची? रोयाम अपने घर जाएगा, सोनू के पास? वो बेहद खुशी से पूछ रहा था जब उसने हाँ में सर हिलाते हुए उसका माथा चूमा। सच में घर जाने की बात पर वो बहुत खुश था। शायद अस्पताल में रह रहकर वो भी उकता चुका था, और अब वो रूह को घर जाने के बाद की अपनी प्लानिंग बता रहा था। कितने काम थे करने के लिए। आज जो काम उसे रोयाम ने बताए थे, उसे एहसास हुआ था कि उसका बेटा तो बहुत ही मसरूफ इंसान है। जबकि यारम खामोशी से उसके किस्से सुन रहा था, जो कि बहुत मजे के थे। चिड़िया के लिए पानी रखना, उनके बर्ड्स होम की सफाई करना, उनके खाने का इंतजाम करना, शोनू का ख्याल रखना, शोनू के साथ खेलना, उसको नहलाना। कितने काम तेरे रोयाम को। रूह को तो बस ये पता था कि वो पौधों के साथ उसे चंद बर्ड्स होम लगाए थे कि परिंदे धूप से बचकर यहाँ आराम कर सकें। लेकिन रोयाम तो उनका भी ख्याल रखता था, और इन सब चीज़ों में शोनू भी शामिल था। कितने दिनों के बाद वो उसकी मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। शायद माँ बाप के लिए इससे ज्यादा सुकून और किसी चीज में नहीं होता। आपको मुझसे प्यार कब हुआ? वो मासूमियत से आंखें पिटपिटाते हुए पूछ रहा था। अरे, मैं तो पहली नजर की मोहब्बत की शिकार हूँ। कैसे बताऊं तुम्हें? मैंने तो तुमसे दोस्ती भी इसीलिए की थी कि तुम्हें पटा सकूं। वो बड़े आराम सुकून से उसके सामने बैठी अपने दिल का हाल सुना रही थी। यार, अब तुम भी इजहार मोहब्बत कर ही डालो। वो उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लिए लिए जमीन पर बैठी, दूसरे हाथ से उसे चॉकलेट दे रही थी, जिसे थामने में वो बहुत कंजूसी से काम ले रहा था। रोया, बिल्कुल भी हाँ नहीं करना। ये रिश्ते में तुम्हारी मामी लगती है। क्या तुम मम्मी से शादी करोगे? यारम ने कमरे में कदम रखते शरारत से कहा। चॉकलेट की तरफ हाथ ले जाता रोयाम फौरन रुककर उसे देखने लगा। अरे, हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को डेट करेंगे, और हर डेट में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया करूंगी। इससे पहले कि रोयाम कुछ बोलता, परी ने उसे बहुत बड़ी प्यारी सी ऑफर दे डाली। यकीनन रोयाम को बेहद पसंद आई थी। बाबा, हम सिर्फ डेट पर जाएंगे, उसने यारम को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, तो डेट पर सिर्फ खजूर ही मिलेगी, चॉकलेट नहीं। यारम ने अपनी हंसी दबाते रोयाम के साथ जगह बनाई, जबकि रूह भी उनकी नोक झोंक एंजॉय करती यारम के पास ही आकर बैठ गई। कोई बात नहीं रोयाम, चॉकलेट और खजूर एक ही कलर की होती है और दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल एक होता है। मैं अपनी डेट पर चॉकलेट के साथ साथ खजूर भी रख लूंगी, तुम बस एक बार हाँ तो कर दो। वो उसका हाथ बेहद नरमी से चूमते हुए बोली तो रोयाम किसी छुई मुई हीरोइन की तरह अपना हाथ छुड़ाकर शर्मा गया। रोयाम, जानू जानू साईं के साथ बेवफाई और कहाँ गई? वो नर्स जिस पर तुम फिदा थे, यारम बेहद शरार से बोला, जिस पर परी ने बेयकीनी से रोयाम की जानिब देखा। मतलब मुझसे पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तो इजहार मोहब्बत भी नहीं हुआ और तुम पहले से ही अफेयर चलाकर बैठे हो। परी को दुख हुआ था। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, वो सफाई देते हुए बोला तो यारम का बेख्तियार कहका बुलंद हुआ। उसे पता था उसका बेटा ठरकी है,
लेकिन इस कदर तीसरी गर्लफ्रेंड के लिए पहली दोनों गर्लफ्रेंड का पत्ता काट दिया। रोयाम, ये रिश्ते में तेरी मामी लगती है। यारम ने फिर से याद दिलाया। अरे आप अपने मुंह बोले रिश्तों के लिए मेरा और रोयाम का रिश्ता खराब क्यों कर रहे हैं? वो बीच में यारम को टोकते हुए बोली। ये कोई मुंह बोला रिश्ता नहीं बल्कि एक असल और सच्चा रिश्ता है। आपके शौहर मेरे भाई लगते हैं। रूह ने उनकी बातों में हिस्सा लिया तो वह हैरानगी से देखने लगी। दरकश ने तो कभी जिक्र नहीं किया। अब वो मस्ती छोड़कर बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोली थी। वो मुझसे खफा रहते हैं। हम हमेशा से एक दूसरे से अलग और दूर रहे हैं, लेकिन वक्त हमें एक दूसरे के पास ले आया है। इंशाल्लाह अब हम दूर नहीं होंगे। रूह ने यकीन से कहा तो परी ने बेसाख्ता आमीन कह उठी। आमीन सुम आमीन। इसका मतलब है कि मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके अंदाज में एक बार फिर से शरारतें उतर आई। वो सच में एक जिंदा दिल और बहुत शरारती लड़की थी। ये बीमारी अगर उसे ना होती तो वो एक बहुत बेहद खूबसूरत जिंदगी गुजार रही होती। अपने भाई के लिए ये प्यारी सी लड़की उसे बेहद पसंद आई थी। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे बेटे के साथ रह सकती हो, लेकिन मेरे भाई को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकती। उसके अंदाज से लगता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसने मुस्कुराकर उसके गाल को छुआ तो वो बेख्तियार नजर झुका गई। उनका तो मुझे नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं कितना नहीं, लेकिन मैं रूमी को बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आप दोनों मिलकर मेरा ये काम करवा दें। मुझे किसी बाबा के पास ले चलें जो तावीज़ वगैरह देते हों। मैं अपने शौहर की यादाश्त भुलाकर रोयाम को बड़ा कर दूंगी और फिर इसके साथ भाग जाऊंगी। वहां हम दोनों शादी कर लेंगे और बस कर दो लड़की। हकीकत की दुनिया में लौट आओ। मेरा भाई भी किसी शहजादे से कम नहीं है। रूह ने फौरन भाई की साइड ली। इन्हें शहजादा नहीं कुछ और कहा जाता है। रूमी, बताओ जरा अपनी मामा को कि हमने दक्ष का नाम क्या रखा है? वो बहुत प्यार से रोयाम को देखते हुए बोली। खड़ूस द्यो। वो मुंह बनाते हुए बताने लगा तो बेख्तियार यारम का कहका बुलंद हुआ। मतलब कि ये नाम दुरुक का था। बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी पर सूट करने वाला नाम था। बाबा, आप मेरी दोस्त को बचा लोगे ना उस खड़ूस दियो से? मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया है कि आप उसको बचाओगे। अब वो सारी बातें भुलाई यारम से मुखातिब हुआ। मैंने तुम्हारी दोस्त को बचा तो लिया, लेकिन उस खड़ूस दियो से नहीं बल्कि उसके खड़ूस दियो के दुश्मनों से। तुम्हारी बेचारी दोस्त के नसीब में वही शख्स लिखा है। यारम ने हंसते हुए कहा तो रोयाम मुंह बसूर गया। शायद उसे अपनी दोस्त की बदकिस्मती का ख्याल था, जबकि परी को तो उसका ये अंदाज भी बेहद प्यारा लगा। वो बेख्तियार झुककर उसके दोनों गालों को चूम गई और हमेशा की तरह उसकी ये हरकत रोयाम को आग लगा गई थी। रोयाम मुंह नहीं बनाते। मैंने लास्ट टाइम किया, समझाया था दोस्ती में ये अलाउड है। वो उसके मुंह बसूरने पर समझाने लगी, जबकि रू और यारम रोयाम के अंदाज पर हंसे थे। उसका बिल्कुल सही लड़की के साथ पाला पड़ा था। अब वो कैसे उसे समझाता कि उसे सिर्फ किस अपनी माँ का ही पसंद है। वो लोग उसे घर वापस ले आए थे। फिलहाल उसे आराम की ज़रूरत थी। वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। उसकी हड्डियाँ पूरी तरह से उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसे अपने माँ-बाप की बेहद ज़रूरत थी। यारम काम पर जाता था, लेकिन बहुत कम। उसका ज़्यादा वक़्त अपने बेटे के साथ ही गुज़रता था। वो बहुत मुश्किल में था, लेकिन जानता था कि अब ये मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं है। दूसरी तरफ जब से जानू साईं को ये पता चला था कि रोयाम किसी और के साथ प्यार मोहब्बत के अहदो-पैमान बाँध चुका है, उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वो उसे बेवफ़ाई का लक़ब भी दे चुकी थी। रोज़ वो 3 घंटे उससे बात करती थी। बस वो रूठी बैठी रहती और रोयाम उसे मनाता रहता। दाइम साईं ने तो रोयाम के सामने सामने ये भी कह दिया था कि अब रोयाम के इस तरफ कोई चांस नहीं है। अब वो अपनी जानू साईं को खुद पटा लेगा। लेकिन दाएँ बेचारे को कौन समझाए कि जानू साईं के दिल में तो रोयाम बसता था, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी। वो 2-3 घंटे उससे एक-दूसरे से कौन-सी बातें करते थे, किसी को समझ नहीं आती थी। बस सारा दिन यारम की मोबाइल की शामत आई रहती। यहाँ वो जानू साईं से खुल्लम-खुल्ला अपनी मोहब्बत का इज़हार करता था और वहाँ परी यारम का नंबर ले चुकी थी रोयाम से बातें करने के लिए। पहली बार परी को देखते ही रोयाम को जानू साईं की याद आई थी और उसने उसे उसी नाम से बुलाया था। लेकिन अब जब उसकी जानू साईं परी की वजह से उससे रूठने लगी थी, तो उसे परी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और कब कल फ़ोन पर उसने परी को कह दिया कि तुम अपने खड़ूस दियो के साथ रहो। मुझे मेरी जानू साईं बहुत प्यारी है, जो उसकी मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसका फर्स्ट क्रश भी है। उसको पता तो नहीं था फर्स्ट लव क्रश क्या होता है, लेकिन यारम के कहने पर वो बोल गया था। उनकी बातों पर परी का मासूम सा दिल टूट गया और उसके झूठ-मूठ के रोने पर रोयाम ने उस पर तरस खाते हुए उसे छोटा-सा आई लव यू बोल ही दिया। रूह और यारम तो अपने बेटे की ये फैन फॉलोइंग देखकर परेशान थे। रूह किस-किस को बहू बनाती है, अच्छी खासी कंफ्यूज थी। जबकि यारम तो अपने बेटे की ठरकियां देखकर ये सारे काम तो यारम ने खुद कभी जिंदगी में नहीं किए थे, जो उसका बेटा सिर्फ 2.5 साल की उम्र में कर रहा था। अगले हफ्ते रूह की सालगिरह थी, जिसे
यारम हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाने वाला था। इसी सिलसिले में उसने सब लोगों को काम पर लगाया हुआ था। सभी लोग उसकी सालगिरह की तैयारी में बेहद मसरूफ़ थे, जबकि रूह हर चीज़ से बेखबर अपने बेटे की ख़्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ़ थी। इस वक़्त वो उसके लिए चॉकलेट केक बना रही थी। चॉकलेट का तो वो दीवाना था। इसे चॉकलेट से बनी हर चीज़ पसंद थी और रूह को अपने बेटे की हर ख़्वाहिश पूरी करनी थी। आखिर उसका बेटा मौत के मुँह से वापस आया था। अब तो वो उसकी किसी भी ख़्वाहिश को टाल ही नहीं सकती थी। उसका बस चलता था पूरी दुनिया उठाकर उसके पैरों में रख दे। माँ थी, अल्लाह ने जितना बस में दिया था वो कर रही थी। वो काउंटर पर बड़े मज़े से खड़ा चॉकलेट का पीस अपने मुँह में डाले शोनू से बातें करने में मगन था। जबकि रूह बड़े मज़े से उसके लिए केक बना रही थी, ध्यान उसी की जानिब था। उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में मसरूफ़ थी। जब आहिस्ता से यारम ने पीछे से आकर उसके लबों पर हाथ रखा और साथ ही उसके गालों को अपने लबों से छूते हुए उसकी गर्दन गर्दन पर झुका था। यारम क्या कर रहे हैं आप? उसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो अपने होंठों से उसका हाथ हटाकर पूछने लगी, खामोश रहो अभी, तुम्हारा बॉडीगार्ड सुन लेगा और फिर उसका ये सवाल होगा, बाबा आप मेरी मामा के पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? वो रोयाम की नकल उतारते हुए उसकी गर्दन पर लब रख चुका था। हाँ, तो मेरा सवाल भी यही है, आप मेरे पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? जाएँ कमरे में फ्रेश होकर आएँ। उसके अंदाज़ पर मुस्कुराते हुए रूह भी बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी। यार प्यार तो करने दो, तुम्हारे बॉडीगार्ड का बस चले तो मुझे तुम्हारे करीब ही ना भटकने दे। उसके लबों को चूमता वो बहुत मोहब्बत से बोला था। यारम आप क्या कर रहे हैं? रोयाम देख लेगा। वो उसे पीछे हटाते हुए समझाने लगी, लेकिन इस बार रोयाम की नज़र उस पर पड़ ही गई, जो पता नहीं किस बात को लेकर रूह से सवाल करने लगा था। आप मेरी मामा के पास क्या कर रहे हो? उसका सवाल बिल्कुल यारम की सोच के मुताबिक था। बस तेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी भी है। यारम फौरन जवाब देता रूह की तरफ मुतवज्जे हुआ। मामा आप सिर्फ रोयाम की हो ना? वो बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर पूछने लगा तो रूह ने फौरन उस पर प्यार आया। हाँ मेरी जान, मामा सिर्फ रोयाम की है। वो उसका गाल चूमते हुए बोली तो रोयाम ने शरारती सी एक नज़र यारम पर डाली, जैसे कह रहा हो अब खुश हो गई? तसल्ली हो गई आपकी? यारम ने घूर कर इन माँ बेटे की जोड़ी को देखा। यहाँ खड़े रहना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ। मैं फ्रेश होने। वो मुंह बनाकर कहता फ्रेश होने चला गया कि पीछे से उसे रोयाम की जीत से भरपूर खिलखिलाहट की आवाज़ आई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। उसका नन्हा शहज़ादा उसे हराकर खुश होता था जब उसकी माँ अपनी भरपूर मोहब्बत का इज़हार सिर्फ़ उसके लिए करती थी। शाम के वक़्त सारी बच्चा पार्टी यारम के घर पर मौजूद थी। रूह उन सब के लिए सेनेट बना रही थी, जबकि वो पाँचों सर जोड़े पता नहीं कौन-सी बातों में मसरूफ़ थे। बस इतना पता था कि अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही है, जिसमें रूह को शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन रूह को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाकर बाहर लॉन में ले आई, जहाँ वो सारे बच्चे खेल में मसरूफ़ थे। लैला, अनायत और महर को वापस ले आई थी और अब वो उन्हीं के साथ रहती थी। लैला बहुत खुश थी, जबकि मासूमा के दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर उनकी खुशियों में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया था। मुशारिफ ने कहा था कि इस बार उसे बहन चाहिए और ऐसा ही कुछ मासूमा और शारिफ की भी ख्वाहिश थी, बाकी अब जैसा अल्लाह को मंज़ूर। जबकि रोयाम को जब से पता चला था कि बहन-भाई गाल पर किस करते हैं, उसे बहन-भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो तो पहले से भी अनायत, महर और मुशारिफ से अच्छा खासा तंग था। उसे किस सिर्फ़ अपनी माँ का ही पसंद था। उसे तो अपने बाप की चुभती हुई दाढ़ी मूंछ पसंद नहीं थी, बहन-भाई की कहाँ से पसंद आती। इसलिए उसे बहन-भाई की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। और रूह और यारम के लिए भी अब भी रोयाम ही काफ़ी था। वो उसी के नन्हे वजूद पर अपनी सारी खुशियाँ, ख्वाहिशात लुटाते थे। एक हफ्ता बेहद तेज़ी से गुज़रा था। वो गहरी नींद में सो रही थी, जबकि रोयाम उसकी बाहों में गहरी नींद में था। यारम का वजूद उसे बेड पर बिल्कुल बर्दाश्त न होता था, इसीलिए यारम सोफ़े पर सो रहा था। 12 बजते ही यारम ने आहिस्ता से अपनी चादर खुद से हटाते हुए बेड बेड की जानिब कदम बढ़ाए। बेहद नरमी से उसने रूह के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके गाल पर झुककर प्यार किया। सालगिरह मुबारक हो मेरा बच्चा। वो उसे हाथ के इशारे से उठने का कहता दूसरे कमरे में बुला रहा था। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे तो बिल्कुल याद नहीं था कि उसकी सालगिरह है। यकीनन वो सब इतने दिनों से इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। उसे बेहद नरमी से रोयाम को बेड पर सीधा किया और बाहर की जानिब आई, जहाँ शानू उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके गले में एक कार्ड लिखा हुआ था जिस पर हैप्पी बर्थडे रू लिखा था। मेरा प्यारा बेबी, थैंक यू सो मच। वो उसके बाल सहलाती बहुत मोहब्बत से बोली थी, जबकि शोनू रोयाम के पास जा चुका था कि वो रूह की गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रख सके।
यारम उसे घर के दूसरे बेडरूम में बुला रहा था। उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी टेबल थी और उस टेबल पर रखा हुआ एक केक, जिस पर बहुत खूबसूरती से रूहे यारम लिखा था। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। वो उसका माथा चूमता अपनी बाहों में लिए बहुत मोहब्बत से बोला था। रूह ने आहिस्ता से उसके सीने पर अपना सर रखा। थैंक यू सो मच यारम, उसने मुस्कुरा कर कहा तो यारम ने उसके दोनों हाथ थामते हुए उसे खुद से अलग किया। ये थैंक यू सो मच का क्या मैं अचार डालूं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। और उसके लबों को अपनी उंगली से सहलाता उसे नजर झुकाने पर मजबूर कर गया। कब सुधरेंगे आप यारम? वो उसे खुद से जरा दूर करते हुए कहने लगी तो यारम ने एक ही झटके में उसे अपने बेहद करीब कर लिया। जब तक तुम यूं ही पागल करती रहोगी तब तक तो मेरे सुधरने की कोई चांस नहीं है। वो नरमी से उसका चेहरा थामे उसके लबों पर झुका था। उसके लबों पर अपने लबों को लगाता वो उसकी और अपनी सांसें एक करने लगा। रूह खामोशी से उसका लम्स अपने लबों पर महसूस कर रही थी। वो बहुत नरमी से उसके लबों को चूम रहा था जब रूह ने जरा सा फासला बनाया। आप यहाँ मुझे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाए हैं या अपनी तशनगी पूरी करने? वो उसे घूरते हुए पूछने लगी तो यारम उसकी कमर में हाथ डालने से बेहद करीब करता एक मीठी सी जिसारत उसके लबों पर फिर से कर गया। लाया तो तुम्हें तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद का भी इंतज़ाम मैंने पूरा कर रखा है। वो बेड की तरफ इशारा करने लगा, जहाँ बेहद खूबसूरत फूलों की पत्तियों के बीच इन दोनों का नाम लिखा था। रूह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे देखा, जबकि यारम उसके हाथ में छुरी पकड़ाता उसे आहिस्ता से टेबल के करीब ले आया। यकीन करो ये तुम्हारे होंठों से ज़्यादा मीठा तो नहीं होगा, लेकिन बर्थडे तो मनाना है, तभी तो कुछ और नसीब होगा। वो बेहद शरारती अंदाज में कहता उसके पीछे खड़ा होकर केक काटने लगा। रूह ने हंसते हुए केक पर छुरी चलाई और केक का एक छोटा सा टुकड़ा उसे खिलाने लगी, जिसे यारम ने सिर्फ अपने लबों से छुआ था। सच था, उसे मीठे में सिर्फ रूह के लब ही पसंद थे। वो केक का टुकड़ा रूह को खिलाकर एक बार फिर से उसके लबों पर झुका था। वो खामोशी से उसका लम्स महसूस करती, उसकी गर्दन में बाहें डाले अपना आप उसके हवाले कर चुकी थी। उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाए वहाँ वो उसे बेड पर ले आया। अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर होता ना तो पूछता मेरी माँ आपकी बाहों में क्या कर रही है। उसने तो बिल्कुल तुम्हें ही अपना बना लिया है। पता नहीं कब होगा वो 5 साल का कि मैं उसे उसके रूम में रुखसत करूंगा। उसके होंठों के बाद उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके दोनों हाथों को कैद किए वो इतनी बेबसी से बोला। रूह की हंसी छूट गई। बस करे यारम, कितना जलेंगे मेरे बेटे से? उसने हंसते हुए कहा तो यारम ने उसे घूर कर देखा। हाँ, सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है ना, मेरा तो कुछ लगता ही नहीं। उसकी शहरा को चूमते हुए वो बहुत प्यार से बोला। रूह ने उसके अंदाज में रोयाम के लिए बेहद मोहब्बत महसूस की थी। और अब वो उसे क्या कहती। उसकी बाहों में भी पल पल पिघलती वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर रही थी। लम्हा लम्हा उसी की हो रही थी। वो हर गुजरते पल के साथ उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता, उसकी एक एक धड़कन पर अपना नाम लिख रहा था। वो उसे खुद में कैद कर चुका था और रूह उसकी मोहब्बत की कैदी उसकी पनाहों में सिमटी उसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी, जो उसकी एक एक सांस का मालिक था। वो नहाकर बाहर निकली तो रोयाम बेड पर बैठा अपनी आंखें मसल रहा था। यकीनन अभी अभी जागा था। जाग गया मेरा बच्चा, उसका माथा चूमते हुए रूह बहुत मोहब्बत से बोली। रोयाम अपने दोनों बाजू उसकी तरफ उठाता उसकी गोद में आ चुका था, जबकि यारम बेड पर गहरी नींद में था। बाबा गंदा बेबी जो जागता है वो अच्छा बच्चा नहीं होता ना मामा? वो यारम को देखते हुए रूह से पूछने लगा, जबकि उसे गंदा बेबी कहने पर रूह को हंसी आई थी। हाँ, बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हैं वो, वक़्त पर नहीं जाग सकते, जो जल्दी जागता है वो विनर होता है। जैसे मेरा रोयाम विनर है। वो उसे फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में ले जाते हुए बोली, तो रोयाम के डिंपल्स खुशी से खिल गए थे। मामा आज आपका बर्थडे है ना? वो अपने छोटे-छोटे मोतियों जैसे दाँतों में ब्रश करते हुए उसे देखकर पूछने लगा। रूह ने हैरत से उसे देखा था, भला उसे कैसे पता कि उसका बर्थडे है? आपको किसने बताया? रूह हैरत में घिरी उससे पूछने लगी। कल बाबा शारिफ चाचू को बोल रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी होगी, सब लोग आएंगे और चॉकलेट केक भी होगा। मैंने सोच लिया था आपको बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया। वो अपनी माँ के अच्छे बच्चे की तरह अपने बाबा की सारी बातें उसे बताता था, लेकिन इतनी अहम बात वो उसे बताना ही भूल गया था। लेकिन अच्छा ही हुआ, वरना यारम की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। यारम उसे खबरी कहता था तो गलत नहीं कहता था, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता था, जो देखता वही बताता, वो भी सिर्फ रू को। मामा रोयाम को शर्म आती है। रोयाम मामा के सामने नाई नाई नहीं करेगा।
उसके हाथ अपने कपड़ों पर देकर रोयाम अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बेहद मासूमियत से बोला, रोयाम को सारी रात शर्ट उतारकर सोते हुए शर्म नहीं आती, और ना ही जानू साई और परी के साथ फ्लर्ट करते हुए शर्म आती है, लेकिन मामा के सामने नाई नाई करते हुए शर्म आ रही है। वो उसे घूरते हुए बोली तो रोयाम अपनी आंखों पर से हाथ हटाता शरारत से खिलखिलाया, नहीं रोयाम को शर्म नहीं आती, रोयाम तो मजाक कर रहा है। वो बेहद प्यारे अंदाज में बोला तो रू ने हंसते हुए बेबी शैम्पू निकाला। वो तो ये सोच सोचकर परेशान हो जाती थी कि आखिर वो इतनी सारी बातें लाता कहाँ से था। दिन रात उसके सामने जो भी बातें होती थी वो भूलता नहीं था, और फिर बाद में किसी न किसी तरह से इनको इस्तेमाल भी करता था। वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाता था, यकीनन बड़ा होकर वो एक बहुत ही होशियार और ज़हीन बच्चा होगा। रोज़ जब भी उसकी ज़हानत देखती थी, उसकी नज़र उतारना ना भूलती। यारम के मुताबिक तो अब उसे स्कूल में भी दाखिल करवा देना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत होशियार था। आसानी से स्कूल हैंडल कर सकता था। उसकी बीमारी का पता चलने से पहले यारम रूह को स्कूल के लिए मना भी चुका था, लेकिन बीमारी के बाद अब रूह ने फिर से मना कर दिया था कि वो इतनी जल्दी उस पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी। हाँ, लेकिन अगर वो 1 घंटे के लिए प्ले क्लास में जाता है तो उसे कोई एतराज़ भी नहीं था, और ख़ासकर जब यारम ने ये बताया था कि प्ले क्लास में कुरान पाक और नमाज़ की तालीम दी जाती है, तो रूह ने फ़ौरन ही हाँ कर दिया। और अब तो वो अगले हफ़्ते से उसे जॉइन भी करने वाला था। उसे अच्छे से नहला-धुलाकर बाहर आई और अब उसके लिए अपनी पसंद के कपड़े निकाल कर उसे तैयार करने लगी। जिसके रोयाम छोटी-सी निक्कर पहने अब यारम के ऊपर चढ़ा इस गंदे बच्चे को जगाने का काम कर रहा था। उठ जाओ गंदे बच्चे, कितना सोते हो? बैड मैनर्स देखो, रोयाम कितना अच्छा बच्चा है, वो जल्दी जाकर ब्रश करता है। वो उसकी पीठ की सवारी करता उसे हर मुमकिन तरीके से जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद जानता नहीं था कि उसका बाप भी उसी की तरह पूरा ढीठ है। रूह भी चाहती थी कि अबियारम जाग जाए, इसलिए वो रोयाम को बिल्कुल भी उसे तंग करने के लिए मना नहीं कर रही थी। कैसे वो सारी रात उसे जगा के खुद मज़े से सो रहा था। ये तो रूह के साथ वाक़ई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। आज मेरा बेटा ये पिंक वाली शर्ट पहनेगा और रात पार्टी के लिए ये ब्लू वाली। वो एक शर्ट को निकाल कर बाहर लाते लाते हुए बोली, जो रख आई थी। मामा परी को फ़ोन करके बोलो ना, आज रात हमारे घर में पार्टी है और चॉकलेट केक भी है और मैं उसको भी दूँगा। अब वो यारम की पीठ पर सीधा होकर लेटा अपनी टाँग के ऊपर टाँग रखे फुल रिलैक्स मूड अंदाज़ में रूह को ऑर्डर जारी कर चुका था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके मामू को भी बुलाना है, उनको भी तो इनविटेशन देना होगा। वो फ़ोन उठाती बेड पर ही बैठ गई, जबकि रोयाम रूह की बात को शाबाशी के तौर पर लेता खुश हुआ था। हेलो, उसने फ़ोन किया जब दूसरी तरफ से दुरुक की आवाज़ आई। दुरुक भाई, मैं रूह बात कर रही हूँ। आज रात मेरी सालगिरह है और आप परी को लेकर पार्टी में ज़रूर आइएगा। वैसे तो परी को कल ही शारिफ भाई खुद ही इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन आपको भी इनवाइट करना था, इसलिए मैं फ़ोन कर रही हूँ। वो उसकी सुने बगैर अपनी कहने लगा, मैं नहीं आ सकता और ना ही इस तरह के फ़ज़ूल किस्म की पार्टीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। वो बेहद सर्द अंदाज़ में बोला, लेकिन रूह को बिल्कुल असर न हुआ। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? आपको आना होगा। अगर आप नहीं आए, तो मैं केक नहीं नहीं काटूँगी, वो ज़िद्दी अंदाज़ में बोली। तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा केक, तुम काटो या ना काटो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसी लहजे में बोला। अरे! ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो आपको पड़ना चाहिए और फ़र्क पड़ेगा। मैं पहले बोल रही हूँ, अगर आप नहीं आएँगे तो मैं केक नहीं काटूँगी। उसके अंदाज़ में एक मान था, एक ज़िद थी जो बहनें अपने भाइयों से करती थीं। वो नहीं जानती थी उसका ये मान, ये ज़िद दूसरी तरफ मौजूद दुरुक भी महसूस कर रहा है या नहीं। लेकिन वो अपने भाई को ये मान देना चाहती थी कि इस दुनिया में उसके पास एक रिश्ता है। वो फ़ोन बंद कर चुका था। रूह ने नाराज़गी से मोबाइल को घूरा। ऐसा कौन करता है? कम से कम खुदा हाफ़िज़ कहकर फ़ोन को बंद कर देते, और नहीं तो मुझे बर्थडे ही विश कर देते। वो मुँह बनाकर मोबाइल एक तरफ रखती रोयाम को देखने लगी, लेकिन नज़रें यारम की खुली हुई आँखों पर पड़ीं। यारम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो उसके पास लेटते हुए बेहद उदासी से बोली तो यारम हल्का-सा मुस्कुराया। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है रूह, और रिश्तों का एहसास दिलाना हरगिज़ नहीं। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारी मोहब्बत को ज़रूर कबूल करेगा। यारम ने कहते हुए एक झटके से रोयाम का बाजू पकड़ा और उसे अपनी पीठ से नीचे करते हुए अपनी बाहों में दबोच कर अपनी दाढ़ी चिबोने लगा। यारम, मेरे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? रोयाम के चिल्लाने पर रूह उसे छुड़ाने लगी। मैं भी किसी का मासूम बच्चा हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम माँ बेटे का? और मेरी पीठ क्या ऐसे घोड़े की सवारी लगती है जो आराम फरमा रहा था?
यारम उसको बख्शने का इरादा नहीं रखता था। अपने जारहाना अंदाज में उसे प्यार करता हुआ उसके गाल सुर्ख कर चुका था, जबकि रूह अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। मामा बचाओ, मामा बचाओ। हर थोड़ी देर के बाद रोयाम की बस इतनी सी आवाज़ निकलती और फिर वो यारम के शिकंजे में आ जाता। रूह बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाई थी, यहाँ तक कि रोयाम को बचाने के लिए उसे यारम के बाजू पर काट भी दिया था। लेकिन यारम अपने बाजू पर जख्म देखता हुआ बस इतना कह गया, तुम्हें तो मैं रात को देखूंगा। और एक बार फिर से अपने बाजुओं में मचलते रोयाम की जानिब मुतवज्जे हो गया। जब रोयाम हार कर रोने लगा तो वो उसके पेट में गुदगुदी करता उसे फिर से खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर गया। जितना वो उसके जारहाना प्यार से चिढ़ता था, यारम को उससे प्यार करने में उतना ही मजा आता था। और वो जानती थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, यारम ने तो अपना अंदाज बदलना था, ना ही रोयाम ने उससे चिढ़ना छोड़ना था। सबको पता चल गया था कि रूह जान चुकी है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए अब सारी प्लानिंग उसके सामने ही हो रही थी। लेकिन कितने मज़े की बात थी, वो उसकी सालगिरह की तैयारी कर रहे थे और उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे थे। किचन में आज लैला और मासूमा का कब्जा था, क्योंकि बर्थडे गर्ल को काम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। और अगर यारम के सामने वो हाथ पैर हिलाती तो उसने सबके सामने उसे डांट देना था, पर रूह उसकी डांट नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि वो हर रोज़ रोयाम के सामने उसे डांट कर ये कहती थी कि उसकी माँ उसके बाप को भी डांट सकती है, और यारम की डांट रोयाम के सामने खाकर अपना इमेज खराब नहीं होने दे सकती थी। दोपहर के वक्त जब परी ने उनके घर में कदम रखा तो रूह को एक उम्मीद थी कि वो भी अंदर आएगा, लेकिन जब परी ने यह बताया कि वो ड्राइवर के साथ आई है तो वो एक बार फिर से दिल मुसविस कर रह गई। हाँ, लेकिन रोयाम परी के आ जाने से बहुत खुश हो गया था। परी ने उसे बताया था कि उसने दुरुक को चलने के लिए कहा है, लेकिन दुरुक ने उसे इजाज़त दे दी, यही बहुत है। उसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो अपने किसी दोस्त की पार्टी में आज क्लब में गया हुआ है। मतलब साफ था कि उसका वो दोस्त रूह से ज़्यादा उसके लिए अजीज था। वो ऐसा ज़ाहिर करना चाहता था, लेकिन उस पर ऐसा ज़ाहिर करने में कामयाब ना हो सका। उसने परी को कहकर भेजा था कि रूह को बता देना कि वो अपने दोस्त की पार्टी में गया है। अगर रूह दुरुक के लिए अहमियत न रखती थी तो वो परी को ये कहकर क्यों भेजता कि रूह को बता देना। मतलब कि कहीं न कहीं तो उसके अंदर भी जज़्बात थे। वो अपने जज़्बात को किसी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। वो हार्टलेस नहीं था, बस खुद को हार्टलेस बनाना चाहता था। उसने परी को फ़ोन करके बताया था कि वो बहुत लेट आएगा और वो खुद उसे लेने आए, ड्राइवर नहीं। और उसे घर के बाहर आने के लिए फ़ोन करेगा तो परी खामोशी से घर से बाहर आ जाए। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से लेने कौन आया है, लेकिन घर के बाहर पहुँचकर उसने पहले वक़्त देखा। रात के 12:30 बज रहे थे। महफ़िल ख़त्म हो चुकी थी और उसकी सालगिरह भी। वो उस पर ये ज़ाहिर करने में कामयाब रहा था कि रूह का होना ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उसने 2-3 बार परी को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ सोचकर उसने अपने कदम घर के अंदर की जानिब बढ़ाए तो घर में खामोशी थी। उसे देखते ही शोनू भागकर उसके पास आ गया था, जबकि साथ ही उसके आगे-आगे चलता उसे रूम में ले आया। वो सब लोग खामोशी से बैठे थे। अजीब सकूत था, सबने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा था। टेबल पर एक बड़ा-सा केक रखा गया था, जिसे टच भी नहीं किया गया था। तकरीबन सभी बच्चे सो रहे थे। उसे देखते ही रूह के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी, वो उदासी कहीं छुप गई थी। इतनी देर लगा दी आने में, मैंने कहा था ना जब तक आप नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगी। मुझे पूरा यकीन था आप ज़रूर आएंगे। आपकी बहन की सालगिरह हो और आप ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसका हाथ थामे उसके सीने से आ लगी। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। हाँ, लेकिन बेहद सर्द लहजे में बोला, मैं यहाँ सिर्फ परी को लेने आया था, किसी की सालगिरह मनाने के लिए नहीं। और अगर तुम मेरा वेट करके अपनी सालगिरह का दिन खराब कर चुकी हो तो तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए ये सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। तुम पत्थर पर सर मारकर अपना ही सर ज़ख्मी कर रही हो। मेरे नज़दीक से ये सब बातें सिर्फ बचपना है रूह। मैं ना कल तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था, ना ही आज रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलना मिलना चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कुछ चीज़ें लौटाना चाहता हूँ। लेकिन हिज़र ने मुझे ये कहकर तुमसे दूर कर दिया था कि तुम अपने बाप के कातिल से मिलना कभी भी पसंद नहीं करोगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। रूह, कभी भी मैं कभी भी तुम्हारे साथ भाई-बहन का रिश्ता निभाना नहीं चाहता था। मैं तो किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इस दुनिया में मेरा बस एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता परी से है। बाकी मुझे दुनिया के किसी शख्स से कोई मतलब नहीं। चलो परी, वो बेहिस बना उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगा। परी को उसका अंदाज बहुत बुरा लगा। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। क्या लेकिन खैर केक काटने तक भी नहीं रुकेंगे। मैं सिर्फ आपका इंतज़ार करती रही। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे? उसका अंदाज इतना मासूमाना था कि वो चाहकर भी पैर आगे ना बढ़ा उठा सका।
फ़ाइन, अगर ये तुमने मेरे लिए किया है तो मैं केक काटने तक तुम्हारे लिए यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम अपनी ये बेजाज़ ज़िद छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। वो उसकी बात मानते हुए कहने लगा। और उसके बाद भी वो कहता था कि वो रूह के लिए जज़्बात नहीं रखता, सिर्फ़ रूह की उदासी के लिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आप को वो ज़ाहिर नहीं कर पाता था, जो करना चाहता था। रूह के चेहरे की मुस्कुराहट यारम ने अपने अंदर अपने दिल में बसाई थी। सबकी मौजूदगी में केक काटा और हमेशा की तरह हाथ यारम की जानिब बढ़ाने लगी। लेकिन यारम ने इशारे से उससे केक दुरू की तरफ बढ़ाने के लिए कहा तो बेसाख्ता ही वो हाथ पलट कर अचानक उसके मुंह के करीब केक पीस ले आई और बिना उसकी मुज़ाहमत की परवाह किए केक उसके लबों से लगाया। वो ना चाहते हुए भी मजबूर हो गया था। उसने उसे गिफ्ट दिया था, उसकी माँ का लॉकेट। रूह बेहद खुश थी। आज की उसकी बर्थडे पर उसके खूनी रिश्ते भी शामिल थे। पार्टी खत्म होते ही वो अपने आप पर फिर से सख्त खोल तारी करता परी को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन रूह बहुत खुश थी और उसकी खुशी की वजह यारम बहुत अच्छे से जानता था। केक काटने के इंतजार में रोयाम सिर्फ चॉकलेट खाकर गहरी नींद उतर चुका था। उसका रूह को बहुत अफसोस था, इसलिए वो सुबह ही उसके लिए केक बनाने का इरादा कर चुकी थी। उसके सीने पर सर रखकर दुरुक को ही सोच रही थी। उसे अब समझ चुकी थी कि वो वैसा नहीं है जैसा खुद को ज़ाहिर करता है। और वो दूर नहीं जब दुरुक भी उसे अपनी बहन मानकर उसके इस हसीन रिश्ते को कबूल करेगा। और वो कबूल करता था। वो उसकी छोटी चीज़ का ख़्याल रखता। आज जाने से पहले वो उसे उसकी माँ का एक चाँदी का लॉकेट देकर गया था और उसे बताया था कि ये उसकी माँ का है। रूह कितनी खुश थी उसे पाकर, सिर्फ़ वही जानती थी। उसके पास अपनी माँ की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन आज दुरूह की वजह से उसे अपनी माँ का लम्स भी महसूस हुआ। जबकि उसकी खुशी को महसूस करके यारम भी बेहद खुश था। भाई जैसा भी होता तो भाई है और ये रिश्ता एक बेहद हसास रिश्ता है। भाई छोटा हो या बड़ा, लेकिन बहन अपने आप को उसके होते हुए महफूज और मजबूत महसूस करती है। खिज़र और शारिफ ने कभी उसे भाई की कमी महसूस ना होने दी थी, लेकिन दुरूह के आ जाने की वजह से वो अपने आप को और ज़्यादा महसूस करने लगी थी। वो अपनी ही सोचों में डूबी कब से अपने बालों पर उसका लम्स महसूस कर रही थी। उसके हाथ रुके तो बेख्तियार सर उठाकर उसे देखने लगी। कितना जलते हैं ना आप, मुझे सोचों में भी नहीं सोचने देते किसी और को। वो शिकायती नज़रों से उसे देखते हुए कहने लगी तो यारम मुस्कुराया। रात के 3 बज रहे हैं बीवी, और इस वक़्त तुम्हें सिर्फ़ अपने शौहर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम दिन-रात अपनी सोचों पर किसी और को सवार रखोगी और मैं ये चीज़ कबूल कर लूँगा, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। रूह की सोचों पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यारम का हक है। वो उसका सर एक बार फिर से अपने सीने पर रखते हुए बोला, तो वो बेख्तियार मुस्कुराई। सोचों पर ये क्यों पर ही क्यों, रूह की आँखों पर, रूह के बालों पर, रूह के लबों पर, रूह के चेहरे पर, रूह की ज़िंदगी पर और रूह की रूह पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यारम का हक है। रूह सर से पाँव तक सिर्फ़ और सिर्फ़ यारम काज़मी की है। वो ये सब कुछ भी बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रूह बोल गई, तो वो कहका लगाते हुए उसे अपने सीने में भेज चुका था। रूह तो बहुत समझदार है, वो उसके कान में सरगोशी करता, उसके कान की लौ को चूम कर बोला तो वो मुस्कुराकर उसके सीने में अपना आप छुपा गई। आप यूँ मुझसे दूर जाएँगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा दुरूक भाई। वो उसके सीने से लगी मुसलसल रो रही थी। मैं परी का इलाज करवाने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो उसे किसी किस्म का कोई दिलासा देना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। वो आँखों में आँसू लिए बोली। मुझे याद करने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करो। मेरे आने से पहले भी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। ये रोना-धोना बंद करो, मुझे आँसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो ये नहीं कह पाया कि वो उसे उसकी आँख से बहते आँसू अच्छे नहीं लग रहे। बस करो रू आपी, कितना रोगी? मैं भी तो अपने रूमी बेबी से दूर जा रही हूँ कि मेरी आँखों में आँसू हैं? उसे दूर करता दुरुक वहाँ से बाहर निकला तो रू वहीं बैठकर रोने लगी। जबकि उसके रोने पर परी उसके करीब आकर कहने लगी, अल्लाह तुम्हें शिफा दे परी और तुम ठीक होकर जल्दी वापस आओ। उसके गले से लगती कहने लगी, आमीन, चलो ना बाहर। रूमी को बोलो कि मुझे किसी करे, मैं कब से मिन्नतें कर रही हूँ, बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहा। और तो और मुझे कहता है पराई लड़कियों को किस करना गुनाह है। वो मुँह बसूर कर उसकी शिकायत रूह से करने लगी। उसके अंदाज पर रूह को हँसी आई। यार हँसो नहीं, बस एक छोटी-सी किसी ही तो माँग रही हूँ। इतने नखरे तो कभी तुम्हारे भाई ने नहीं दिखाए जितना तुम्हारा बेटा दिखाता है। अब मुझे क्या पता मेरा भाई तुम्हें कितने नखरे दिखाता है। तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल बेचारा ही महसूस होता है। रूह ने हँसते हुए कहा तो परी झेम गई। बेदहानी में वो हमेशा ही गलत इस्तेमाल अल्फाज़ का इस्तेमाल करती थी। मेरा वो मतलब नहीं था और इतने भी बेचारे नहीं हैं वो। देखती नहीं हो कैसे हर वक़्त डाँटते रहते हैं मुझे। तुम अगर वक़्त पर दवाइयाँ ले लो तो वो तुम्हें नहीं डाँटेंगे। रूह ने फ़ौरन उसकी साइड ली।
मैं तो भूल गई कि मैं तो दरकशम साहब की चमची से बात कर रही हूँ। इस उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर थी तो तुमने फ़ोन करके बताया था ना कि मैंने मेडिसिन नहीं ली। तुम्हें पता है घर आकर मुझे कितना डाँटा उन्होंने। यार तुम फ़ेल हो, तुम जैसी नन नहीं चाहिए थी मुझे। चलो अब तुम ही नसीब में हो तो तुम ही सही। चलो ना भाई रूमी से किसी दिला दो प्लीज़। अब तो मैं अपने रूमी को रोज़ देख भी नहीं पाऊँगी। वो मिन्नतें कर रही थी। रूह को उसकी बात माननी ही पड़ी। इस तरफ भी किसी दो परी ने उसे देखते हुए अपना दूसरा गाल आगे किया तो वो उसे घूरने लगा। र इत एक ही किसी की डील हुई थी। वो माँ के हाथों से चॉकलेट लेते हुए बोला। रूह ने बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद उसे लालच देकर परी को किस करने पर मनाया था। रोयाम कोई बात नहीं, मामी को किस कर लो। रूह ने समझाया। खबरदार जो मुझे मामी कहा, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। परी तड़प कर बोली। ये रिश्तेदारियां तुम अपने भाई तक महदूद रखो। मेरे और रोयाम के बीच में जो रिश्ता है उसे खराब करने की जरूरत नहीं। वो वार्न करते हुए बोली। रूह ने फौरन अपने कानों को हाथ लगाया। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी क्लास में भी एक दो गर्लफ्रेंड हैं। रूह ने बताया तो परी उसे घूरने लगी। अभी उसे प्ले क्लास में जाते हुए 1 महीना ही हुआ था। क्या तुमने मेरे अलावा भी किसी को गर्लफ्रेंड बना के रखा है? वो उसे घूरते हुए पूछने लगी। हाँ, मेरी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं। रोयाम ने फौरन मासूमियत से कहा। क्या यार वो गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हुई। वो तो फ्रेंड्स हुई। वो रूह को देखते हुए खुद को दिलासा देते हुए अंदाज में बोली। नहीं, जब गर्ल हो और फ्रेंड भी हो तो वो गर्लफ्रेंड ही होती है। रोयाम उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोला तो बहुत चाहते हुए भी रूह अपनी हंसी ना छुपा सकी। रोयाम तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, याद रखना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो उसे समझा रही थी। मैं सिर्फ अपनी मामा से प्यार करता हूँ। वो बहुत सोच कर बोला। अरे मेरे गोलू, मामा से तो सब लोग प्यार करते हैं लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता अलग है। वो उसे समझा रही थी जबकि रूह से अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका अलग है, ये तुम्हारी मामी होती है। इसे पीछे से दुरु की आवाज आई तो रूह के दिल को कुछ हुआ था। आज पहली बार उसने खुद को रूह का भाई तो नहीं कहा था लेकिन परी को रोयाम की मामी कहकर अपने रिश्ते को कबूल कर लिया था। परी पैर पटक कर रह गई। रूह के जज्बात उसकी सोच से बहुत दूर थे। जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे ना, हम दोनों शादी करेंगे। दुरुग के वहां मौजूद होने पर वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली थी। दुरुग सफर के लिए सामान पैक करके गाड़ी में रख रहा था। थोड़ी ही देर में वो यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। शादी तो मैं जानू सही से करूंगा। आप अपने खड़ूस दियो के पास रहो। वो पहले से ही फैसला करके बैठा था। रूह अपने बेटे को देखकर अशश कर उठी। गर्लफ्रेंड उसकी परी थी। पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड्स क्लास में मिल चुकी थी और शादी उसे जानू साइंस से करनी थी। यारम उसे ठरकी कहता था और ये गलत नहीं था। हाँ, लेकिन ये बात वो यारम के सामने कबूल नहीं करती थी। आजकल शारिफ अपने काम पर कम और मासूमा पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। आखिर अपने घर में आने वाले नए बेबी को वेलकम भी करना था। अभी तो बेबी को आने में बहुत वक्त था लेकिन शारिफ फिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था। खिजर उसे जोरू का गुलाम कहता था लेकिन शारिफ इस बात को कबूल नहीं करता था। उसका कहना था कि अगर बीवी का ख्याल रखना जोरू का गुलाम बनना है तो उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। जबकि खिजर भी लैला की सारी बातें मानता था, उसका ख्याल रखता था और लैला के सामने तो उसकी चलती भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी शारिफ की शरारतें और मोहब्बत भरी नेचर सबके सामने थी, जिसकी वजह से ऑफिस में जोरू का गुलाम मशहूर था। लैला 1 घंटे पहले ही जाग चुकी थी और इस वक्त वो महर के बाल बनाने में मसरूफ थी। इन दोनों बहनों में बस यही फ़र्क था कि एक के बाल घुंघराले और दूसरी के बाल बिल्कुल सीधे थे। महर के बाल बनाते-बनाते 1 घंटा तो लग ही जाता, इसलिए वो उसे खिज़र की गैर मौजूदगी में 1 घंटा पहले जगाती थी। क्योंकि अगर खिज़र होता तो उसके लिए आसानी हो जाती। जब तक वो उसके बाल बनाती, तब तक तो अनायत बिल्कुल तैयार भी हो जाया करती थी। जिस दिन खिज़र घर पे होता वो ज़्यादा शोर मचाती तो खिज़र खुद बहुत नरमी से उसके बाल बना देता। लेकिन रात लेट आने की वजह से आज लैला ने उसे तंग नहीं किया था बल्कि खुद ही 1 घंटा पहले जाकर काम ख़त्म करने लगी और अब वो इन दोनों को तैयार करके खुद ही स्कूल छोड़ने जाने वाली थी। आज रात को वो लोग किसी अहम काम के लिए जाने वाले थे। वापसी भी लेट ही होनी थी इसलिए वो चाहती थी कि खिज़र ज़रा आराम कर ले। फिर बाद में उसी ने ही ये सब कुछ करना है। अब वो अपनी बेटियों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारती थी, उन्हें समझती और खुद को समझने का मौका देती। खिज़र ने उस पर जो सितम किया था उसके बाद वो अपनी बेटियों को ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं करती थी और खिज़र को ये बात बेहद पसंद थी। इस हादसे को याद करके खिज़र को आज भी तकलीफ़ होती थी। लैला की मार का वो दर्द याद करके वो आज भी तड़प उठता, लेकिन उसके बाद लैला अपनी बेटियों के करीब आ गई थी और ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब वो अपने जज़्बात छुपाती नहीं थी बल्कि खुलकर अपनी बेटियों पर ज़ाहिर कर देती। आज वो एक बहुत ही अहम काम के लिए जाने वाला था। आईने के सामने खड़ा वो अपने बाल बना रहा था जब अचानक ही ध्यान आईने पर
आईने में बेड पर मौजूद रोयाम पर गया, जो उसकी पूरी तरह से नकल करता यकीनन अपनी ही धुन में था। यारम बालों की तरफ हाथ लेकर जाता तो वो भी बेड पर खड़ा अपने नन्हे से हाथों से अपने बाल पीछे करने लगता। रूह तो इतना शोर मचाती थी कि उसके बाल कटवाए, लेकिन वो तो अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देता था। यारम कब से नोट कर रहा था, वो उसकी एक-एक हरकत की नकल उतार रहा है। बेसाहता ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से अपना हाथ पूरे बालों में घुमाते हुए बालों को झटका दिया और उसके अंदाज में रोयाम ने भी ये हरकत की थी। यारम ने इम्प्रेस अब इम्प्रेस वाले अंदाज में सर हिलाया और अपने चेहरे पर मौजूद दाढ़ी को अपने अंगूठे से सहलाया। रोयाम ने उसकी नकल करते हुए सेम टू सेम यही काम किया था। यारम अपने सर के बालों में हाथ फेरता, उंगलियां चलाता हुआ उसे भी ये करते हुए देख रहा था। जब अचानक यारम ने पीछे मुड़ के देखा, तो वो जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अगले ही लम्हे वो बेड पर बैठ चुका था। ये क्या कर रहा था तू? वो उसे घूरते हुए पूछने लगा, जबकि रोयाम अनजान बन गया। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। वो अपने छोटे-छोटे हाथ दाएँ-बाएँ लहराता हुआ जवाब देकर अपना टेडी बियर उठा चुका था। मकसद कमरे से भाग जाने का था। कुछ नहीं कर रहा था कि के बच्चे मेरी नकल कर रहा था तू। यारम ने उसे पीछे से पकड़कर वापस बेड पर रख दिया। मामा बचाओ, मामा बचाओ। रोयाम ज़मीन से वापस बेड तक पहुँचने तक यही नारा लगाता रहा। तुझे तो बेटा मैं बचाऊँगा। यारम ने उसे बेड पर फेंक कर दरवाज़े की तरफ आया। दूर-दूर तक उसका कोई नामो-निशान नहीं था। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। अब यारम था और उसका शिकार। चल बेटा, अब मैं तुझे बताऊँगा, मेरी नकल करने वालों का क्या अंजाम होता है। यारम मुस्कुराया, उसकी तरफ बढ़ा। ये चॉकलेट लें और मुझे छोड़ दें, उसने लालच दिया। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तुझे ही खाऊँगा। वो कितने अहम काम के लिए घर से निकलने वाला था, उसके ज़हन से बिल्कुल निकल चुका था। इस वक़्त तो उसे रोयाम के साथ दो-दो हाथ करने थे। मैं चला जाऊँगा, मामा आकर बहुत डाँटेगी, वो डराने लगा। जब तक वो आएगी मैं अपना काम कर लूँगा। वो अचानक उसे पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके छोटे से गाल को इंतहाई जारहाना अंदाज में चूमने लगा। और उसके साथ ही रोयाम की चीख और पुकार रूह के कानों का रास्ता पहचान चुकी थी। रूह किचन में थी, जबकि उसे कमरे से थोड़ी-थोड़ी आवाज़ आ रही थी। वो रोयाम को तैयार करके किचन में आई थी। यारम इस वक़्त नहा रहा था। रूह ने सोचा कि जब तक वो उसका नाश्ता बनाएगी तब तक वो उसके साथ रहेगा, लेकिन रोयाम ने वहीं पर यारम का मोबाइल पकड़ लिया और बेड पर लेट गया। लेकिन अब तो उसकी दबी-दबी आवाज़ आ रही थी, मतलब साफ था कि वो यारम के शिकंजे में आ चुका है। या अल्लाह मेरा मासूम बच्चा! वो जल्दी से कमरे की जानिब भागी, जहाँ पहले ही सोनू भौंकने में मसरूफ़ था। मतलब दरवाज़ा अंदर से लॉक था। आज तो शायद उसका बेटा शायद ही बचना था। अंदर से कभी उसके खिलखिलाने की आवाज़ आती तो कभी वो रूह को पुकार रहा होता। वो दरवाज़ा खटखटा कर थक चुकी थी, लेकिन शायद आज उसने बचना ही नहीं था। लेकिन आज रोयाम रो नहीं रहा था, बल्कि वो यारम का पूरा-पूरा मुकाबला कर रहा था। वो यारम का एक हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर करता हुआ सीधा उसके ऊपर आकर बैठ गया। मैं हीरो हूँ, आप विलन हैं, मैं अपनी रूह को ले जाऊँगा। वो उसके दोनों हाथ पकड़ता मुकाबले की भरपूर कोशिश कर रहा था, बल्कि उसके अंदाज़ पर यारम बहुत मज़े से एन्जॉय कर रहा था। और मैं सबसे पहले उस विलन को उठा कर ले जाऊँगा। वो उसे एक बार फिर से बेड पर फेंकता हुआ दाढ़ी उसकी गर्दन पर चिपौने लगा। लेकिन हीरो तो मैं हूं ना, रोयाम ने बताया, जैसे मकसद उसे ये बात समझाने का हो कि हीरो जीतता है और विलन हारता है। वो उसे लेकर नहीं जा सकता क्योंकि हीरो तो रोयाम है। तो हीरो लड़कर जीत जाए, यारम बेहद प्यार से कहता, एक बार फिर उसे अपने ऊपर बिठा चुका था। वो यारम के दोनों हाथों पर जितना जोर डाल सकता था डालकर उसे बेड के पास ले गया, जिसका मतलब था कि अब वो जीत चुका है। अब वो यारम के पेट के ऊपर ही ऐसी उछल कूद कर रहा था। उसके बाद रूह को यारम के बजाय या रोयाम के बजाय यारम की आवाज़ सुनाई दी। रूह बचाओ, तुम्हारा बेटा मुझे मार डालेगा। बाहिर रूह ने सरनफी में हिलाते हुए किचन की जानिब कदम बढ़ाए। जब उसे रोयाम की आवाज़ आई, कोई बचाने नहीं आएगा, रूह सिर्फ मेरी है। रोयाम बिल्कुल हीरो की तरह परफॉर्म कर रहा था। उसने एक नज़र सोनू की जानिब देखा और फिर उसे अपने साथ आने का इशारा किया। पता नहीं रोयाम और यारम की जंग कब खत्म हुई थी। अब वो उनके चक्कर में और कितनी देर भूखी बैठती। सोनू भी दोनों को इग्नोर करता रूह के पीछे-पीछे ही आ गया। मुझे बचा लो डेविल, मुझे मार डालेगा। उसने खुद फ़ोन करके मुझे कहा है कि अगली बारी मेरी है। सिर्फ़ तुम ही मुझे बचा सकते हो। वो सारिम के सामने हाथ जोड़ रहा था। आप फ़िक्र ना करें सर, आपकी टाइट सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैं कर चुका हूँ। डेविल तो क्या, यहाँ कोई नहीं आ सकता, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, सारिम ने यकीन दिलाया। कैसे बेफ़िक्र हो जाऊँ ऑफ़िसर, डेविल ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि अगली बारी मेरी है तो मुझे जान से मार डालेगा। प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता।
वो उसके सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा था। सारिम बेहद उकताया हुआ था। पहले नौजवान नस्ल की तबाही के लिए ड्रग्स का धंधा करके उसने पूरी यूनिवर्सिटी में लड़कों को बर्बाद कर दिया था, और अब जब उसकी के मेंबर्स डेविल के हाथों कत्ल हो रहे थे तो वो अपनी जान की भीख ऑफिसर सारिम से मांग रहा था। अपने लिए टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करने के बावजूद भी वो बहुत डरा हुआ था। डेविल नाम का साया उसके सर पर मंडला रहा था। आज सुबह डेविल ने फोन करके उसे खुद कहा था कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। जितनी बुरी हालत में बाकी की लाशें मिली थी उसे यकीन था वो भी जिंदा नहीं बचेगा, और मौत भी ऐसी मौत होगी कि जमाना याद करेगा। सर, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर चुका हूँ। ये ऑफिसर्स 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। आप काफी देर रात हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। सारिम ने कहा तो वो आदमी और ज्यादा खौफजदा हो गया। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। और किसी को मत रोको, लेकिन तुम मत जाओ, मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। वो मिन्नतें कर रहा था। सारिम को अच्छा खासा गुस्सा चढ़ गया। अबे ओए, गलतियां तू करे और रात सारी मैं यहाँ पर सूली पर चढ़ा रहूं? मेरा मतलब है सर, मेरी ड्यूटी ओवर खत्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। वो इस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ था कि सारिम के बदतमीजाना लहजे को भी इग्नोर कर गया। मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिसर आपके साथ रहेंगे, ये आपकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज। इससे पहले कि वो उसे रोकता, सारिम वहां से बाहर निकल आया। तुम लोग यहीं पर रुकना, तुम्हारी चाय पानी का इंतजाम कर दिया है मैंने। बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहीं बाहर रहना, इस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो इन दोनों को ऑर्डर करता बाहर निकलकर अपना फोन निकाल चुका था। फोन लगते ही वो शुरू हो गया। देखो यारम, जिसको काटना है काटो, जिसको मारना है मारो, लेकिन अल्लाह के वास्ते पहले वार्निंग मत दिया करो। यार, हम लोग फंस जाते हैं क्या? चिपकू आदमी मेरे पीछे लगा दिया है, जान ही नहीं छोड़ रहा। डेविल मुझे मार डालेगा, डेविल मुझे मार डालेगा। दिमाग खराब कर रखा है इस आदमी ने। ये कौन सा तरीका निकाला है तुमने बदला लेने का? वो काफी बेजार से अंदाज में बोला। ये मेरा स्टाइल है सारा, जिसे मैं मारता हूँ उसे पहले ही बता देता हूँ कि उसकी मौत करीब है, ताकि वो अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए तैयार हो जाए। वो अपने ऑफिस में बैठा उसी अंदाज में बोला। अच्छा, उसे कितने बजे टपकाने का इरादा कर रखा है तुमने? सारिम उसके वफादार साथी की तरह पूछने लगा। रात 1:45 बजे, यारम ने अपनी ईमानदारी से वक्त बताया, क्योंकि वो जानता था सारिम उसे बचाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन डेविल के हाथों जिसे मरना है उसे मरना है। अच्छा ठीक है, मैं 1:30 बजे ही कैमरे बंद करवा दूंगा। जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने वहां पर रखा है, मेरा एक आदमी उनको ड्यूटी आवर्स में जान चीजें फराहम करेगा, और मैं उसमें बेहोशगी की दवाएं डाल देगा, लेकिन ये आदमी बचना नहीं चाहिए। डेविल से मेरा जीना हराम कर रखा है। सारिम ने उसे पूरा प्लान बताया तो यारम ने आईब्रो उचकाई। ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? ईमानदार ऑफिसर सारिम से, या ये कोई और है? उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। यारम प्लीज, इस वक्त मैं ये सारी बातें करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। इस आदमी को मर ही जाना चाहिए। पूरी यूनिवर्सिटी के लड़कों को तबाह कर दिया है इसने, और अब हमसे ये सिक्योरिटी चाहता है। इससे ज्यादा अहम काम है मुझे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर इसकी सिक्योरिटी के आ रहे हैं। तुम इसे रास्ते से हटाओ, ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। बेफिक्र होके आना, यहाँ तो मैं कोई खतरा नहीं होगा, यारम ने यकीन दिलाया। इंस्पेक्टर सारिम खान, तुम चाहे अपना सारा जोर भी लगा दो, तब भी मुझे कहीं पर कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो उसे यकीन दिलाकर फोन बंद कर चुका था। सारिम ने सुकून का सांस लिया। यकीनन इस बंदे से उसकी जान छूट जानी थी। अबे साले, मैं तुझे सिक्योरिटी दूंगा, मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार दूं, लेकिन ये मेरा फर्ज इस चीज की इजाजत नहीं देता। इसीलिए तो अल्लाह ने तुम जैसे लोगों के लिए डेविल जैसे लोग बनाए हैं, ताकि वो तुम लोगों के काले कारनामों के इनाम में तुम्हें तुम्हारे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएं। एक वक्त था जब सारिम उसके काम के खिलाफ था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो उसके काम को समझ चुका था। जो काम सारिम वर्दी पहनकर नहीं कर सकता था, वो बिना पावर के करता था। और सच यही था कि इस दुनिया को सारिम जैसे हाथ बंधे ऑफिसर्स की नहीं, बल्कि यारम से आजाद डेविल की जरूरत थी। रात 2:30 बजे का वक्त था जब उसने घर में कदम रखा। अपने कमरे में जाने के बजाय वो दूसरे कमरे में आया और अपने कपड़े बदल कर रिलैक्स हुआ। अपने खून आलूद कपड़ों को उसी में बाहर लॉन में मौजूद छोटे से डिब्बे में फेंक कर आग लगाई, और आग के राख बनने तक वहीं रहा। जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब कोई सबूत नहीं बचा, वो घर में दाखिल होते हुए लॉन की तरफ निकलने वाले दरवाजे को बंद किया और सीधा अपने कमरे में आ गया। रू बेहद नरमी से रोयाम को अपने साथ लगाए सो रही थी, जबकि उसी के अंदाज में रोयाम अपने टैडी को अपने साथ लगाए गहरी नींद में था। उसके रोयाम के नन्हे से वजूद पर बहुत प्यार आया। प्यार तो खैर उसे रू पर भी बहुत आया था, लेकिन रोयाम के इतने पास होते हुए वो रू पर अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकता था।
आज इस केस का आखिरी गुनहगार भी वो मौत के घाट उतार आया था। अब वो कुछ दिन का रेस्ट ले अगले केस की जानिब बढ़ने वाला था, लेकिन उसके लिए पहले की थकन उतारना ज़रूरी था। वो कितनी देर खड़ा इन दोनों को देखता रहा, कितनी हसीन और मुकम्मल ज़िंदगी थी उसकी। मुसीबतें आई थीं, लेकिन साबित कदम रहने पर अल्लाह ने शायद उनके इम्तिहानात में कमी कर दी। वो आहिस्ता से बेड के करीब आते हुए रूह का हाथ रोयाम के ऊपर से हटाता, उसे नरमी से उठाकर बेबी कॉट में रखा। मेरा बच्चा हर वक्त मामा से चिपकना नहीं चाहिए, थोड़ा मौका बाबा को भी देना चाहिए, आखिर बाबा का भी हक है ना तेरी माँ पे। वो नरमी से उसका माथा चूमता, उसके बाल पीछे करने लगा, जो यारम से जिद लगाने के चक्कर में काफी लंबे हो गए थे। अगर वो इस वक्त जाग रहा होता तो रूह से डायरेक्ट पूछता, मामा आप सिर्फ मेरी हो ना? और वो उसकी मोहब्बत में कहती, मैं सिर्फ रोयाम की हूँ। वो अपने बेटे से शर्त नहीं लगाता था, हाँ, लेकिन इस बात पर जलन तो होती थी। वो हमेशा से रूह पर सिर्फ अपना हक समझता आया था, उसे किसी के साथ बांटने का उसे कभी सोचा भी ना था। लेकिन अब उसे रोयाम के वजूद की आदत हो गई थी और यहाँ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया था। वो उसे छोड़कर बेड पर आने लगा तो वहां रोयाम की जगह रोयाम के डैडी साहब को लेटे देखा। अपनी बीवी के पास तो मैं तेरे मालिक को भी ना आने दूं साले, वो डैडी से कहता उसे रोयाम के पास ले जाने लगा। नहीं, तू मेरे बेटे के पास भी नहीं रह सकता। हम तीनों में किसी चौथे की जगह नहीं है। वो उसे हवा में किकता एक बार फिर से रोयाम को देखने लगा। हाँ, उसे पसंद नहीं था उसका बेटा किसी की तरफ मुतवज्जे हो या हर किसी से प्यार करे। इन दोनों के मामले में वो थोड़ा-सा मतलब था, वो नहीं चाहता था रोयाम रूह को इससे ज़्यादा चाहे और रूह रोयाम को उससे ज़्यादा मोहब्बत करे। लेकिन जानता था वो तीनों दूसरे के लिए बेहद अहम हैं। वो तीनों एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। रोयाम का माथा चूमकर उसने आहिस्ता से उसका सर तक ठीक किया। चल मेरा पुत्र, अब तू छुट्टी कर। वो बेहद मोहब्बत से उसके ऊपर चादर उड़ाता और रूह की जानिब आ गया। रूह को अपने बेहद करीब किया और उसकी गर्दन पर लब रखता उसकी खुशबू अपने सीने में उतारने लगा। यारम, उसकी जिसारत बढ़ती बढ़ती महसूस करके रूह ने उसे खुद से दूर करना चाहा। रूह, मैं बहुत थक गया हूँ, इस वक्त कोई नखरा नखरा नहीं। वो उसका हाथ चूमता उसके चेहरे पर झुक गया था, जबकि रूह, जो अपनी नींद खराब होने पर उसे नाराजगी से खुद से दूर करने लगी थी, उसकी थकन ज़दा आवाज़ सुनते हुए उसकी गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग किया। यारम उसके पोर-पोर पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ता उसे खुद में समेटने लगा। रूह लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए उसकी जिसारतों को महसूस कर रही थी। ज़िंदगी खूबसूरत थी और शायद ये खूबसूरत ज़िंदगी यूं ही आहिस्ता-आहिस्ता गुजर जानी थी, एक-दूसरे की बाहों में एक-दूसरे की फ़िक्र करते हुए। रूह और यारम की ज़िंदगी का सफ़र है, रूह यारम बनकर। इन दोनों की ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना गया था, लेकिन रोयाम की आमद ने उन्हें इश्क का मतलब समझाया। वो दोनों उसका इश्क थे, इश्क यारम थे। अपनी ज़िंदगी के एक-एक लम्हे में रूह ने कभी यारम की मोहब्बत को कम होते नहीं महसूस किया था। ये मोहब्बत पहले दिन से बढ़ती चली जा रही थी और शायद ये मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती चली जानी थी बिना रोके। उसे देखते ही रूह उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो कोई आम मर्द नहीं था, वो रूह यारम काज़मी था। एक दुनिया मरती थी उस पर और वो उस पर मर मिटा। वो कहाँ जानती थी, एक आम सी लड़की रूह यारम बन जाएगी। फ़ातिमा भी कहती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक शहज़ादा आएगा और यारम सच में एक शहज़ादा था। ज़रूरी नहीं इंसान सिर्फ़ शक्ल-ओ-सूरत से शहज़ादा बने, उसका किरदार भी उसे शहज़ादा बना देता है। यारम एक मज़बूत किरदार का इंसान था। रूह को उसकी शक्ल-ओ-सूरत से नहीं बल्कि उसके किरदार से मोहब्बत थी। हमारा किरदार ही हमें सही और गलत का फ़र्क समझाता है। अल्लाह हम सब के किरदार मज़बूत रखे और हमेशा सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। द एंड। बाय बाय।